Hello everyone, welcome back to Momentum Podcast, and we are going to welcome back Kuldeep Singh. Kuldeep was here somewhere around like 27th or 28th episode, way back, and now he is back over here. पता नहीं मैं इंग्लिश में क्यों स्टार्ट कर दिया, हिंदी में ही चलने वाला है ये पॉडकास्ट, आदत बुरा हो गया मेरा। हाँ, कुलदीप का जर्नी बहुत लोगों को पता है, ये ऑल इंडिया रैंक 29 इन गेट 2020 और भी बहुत सारे एग्जाम्स इसने क्रैक किए हैं। आईटी दिल्ली से इसका एमटेक भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि शायद पिछले बार नहीं हुआ था ना, पिछले बार लास्ट टाइम नहीं हुआ था। हाँ, तो बहुत सारा अकम्पलिशमेंट है, उसके बारे में हम गुणगान नहीं करेंगे, तुम पिछला पॉडकास्ट जाके देख सकते हो। और आज हम किस बारे में बात करेंगे कुलदीप? सो जैसा कि मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स की लाइफ में इस एज ग्रुप में रोल प्ले करते हैं। ओके, तो ऐसे रख ले। तो बेसिकली मतलब सबसे पहले हमने ये सोचा है कि मैक्सिमम किसी भी एग्ज़ाम को अगर देते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम होता है इंडिया में, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है वो सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, वो रिजेक्शन के लिए होता है। अच्छा। अगर आप देखो कि गेट की बात करें हम, 1 लाख स्टूडेंट अगर किसी ब्रांच में पेपर दे रहे हैं तो ओनली 500-700 सेलेक्ट होते हैं जो प्रॉपर पीएसयू को टारगेट करते हैं। स्टार्टिंग में मतलब ओवरऑल सबका एम पीएसयू ही होता है, बट बाद में वो ऐसे बोल देते हैं मैं मास्टर्स में इंटरेस्टेड हूँ, ऐसा उनका सोचना होता है जब उनकी रैंक थोड़ा लो आ जाती है। तो वही में मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अब रिजेक्शन होता है तो रिजेक्शन से फेलियर होता है, और फेलियर होगा तो फिर वो डिप्रेशन भी होता है, सारी चीज़ें होगी। तो मतलब इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, मैं रिजेक्शन वाला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 लाख में से अगर ओनली 500-700 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं तो मैक्सिमम तो रिजेक्ट ही हो रहे हैं। तो और रिजेक्ट हो रहे हैं तो उनको उस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए, तो आई थिंक हम इस पे पहले और इंटरव्यू बस टॉपर्स के दिख रहे हैं तुम्हें यूट्यूब पे, तो उसका तो कुछ पता ही नहीं। अब उन्हें इंटरनेट में मेजॉरिटी टॉपर्स दिख रहे हैं और सक्सेस दिख रहे हैं, और उसके फेलियर तो वो फेलियर के बारे में कोई बात नहीं करता है ना कि उनको क्या करना चाहिए। आपको एआर मतलब अगर आप कोई भी यूट्यूब पे जाके देखेंगे कि टॉप 50 में रैंक लाने के लिए ये करो, अब जो 50 के नीचे वाले उनकी स्टूडेंट्स जो मेजोरिटी है उनको क्या करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी वीडियोस बना लेते हैं, रैंक 1 ऐसे लाया जाए सब कुछ बना देंगे। मतलब वो एक्चुअली में होता है ना, वो आपको ड्रीम दिखा के उस ड्रीम को यूटिलाइज करना होता है कि वो आप उनका वीडियो देखो। हाँ, ड्रीम वाली चीज़ पता नहीं तुमने ये सुना है कि नहीं, लेकिन पहले जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में थे तो ऐसे जब हो जाता था 6 महीने 7 महीने पार हो गए तो लड़के ऐसा बोलते थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ड्रीम सेल करता है, कि तुम्हें एक ड्रीम दिया, उसके लिए तुमने पैसा दिया, और वो ड्रीम ही रह जाता है बहुत लोगों के लिए, है ना। लेकिन जिन्होंने कमाया वो तो निकल लिया। तो बेसिकली ऐसा है कि मतलब मेरे हिसाब से जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो अभी जैसे रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं और ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन कई लोगों के ड्रीम होते हैं और वो फेल हो जाते हैं, तो अब उनको कैसे ओवरकम करें। तो मतलब उनको ऐसा लगता है एक्चुअली में कि क्योंकि उनको इतने सपने दिखते हैं ना, जब यूट्यूब पे वीडियो आएगा IOCL के ऑफिसर की लाइफ स्टाइल कैसी होगी, तो वो एक एक्सपेक्टेशन का अपने ऊपर इतना ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं ना कि मेरी लाइफ ऐसे होगी, मैं ऐसी गाड़ियों में घूमूंगा, मैं ऐसे ऑफिसर बन के जब मेरी किसी रिलेटिव की शादी होगी तो ऐसे ऑफिसर बन के एंट्री मारूंगा। तो वो एक्चुअली में उनका फेलियर जो होता है ना वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता उनकी लाइफ में। इम्पैक्ट उनके एक्सपेक्टेशन जो किल होती है ना वो डालती है, वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे सक्सेस होना है, मेरा ये होगा, मेरे पास ये होगा, आज के 2 साल बाद मुझे ये होगा। मतलब वो जितना टाइम उस कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन में उनको देना चाहिए ना, उसमें उनका 1 आवर्स का स्लॉट फिक्स रहता है सपने देखने का। और फिर जैसे ही उनका पेपर क्लियर हुआ मतलब तो अच्छी बात है, कई लोगों के ड्रीम हो गए और अचीव कर लिया। अब जो मेजोरिटी है उनका नहीं हुआ, फिर उनके वो क्या है, वो माइंड में वही थॉट्स आते हैं कि इस एग्जाम में फेल होने की वजह से मेरे ये चीज़ें मिस हो गई, जो सपने हैं, या फिर बड़ी बड़ी कमिटमेंट किसी से कर दी है। होता है लाइफ में, हम किसी को बोल देते हैं कि मैं 1 साल बाद गेट देख के आता हूँ, फिर देखूंगा। अच्छा, बॉलीवुड की तरह डायलॉग्स दे दिया। है ना, मतलब वो एक्सपेक्टेशन किल होती है ना, वो डिप्रेशन में डालती है किसी स्टूडेंट्स को। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो हम अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी चाहिए इतनी हाई लेवल पे। मतलब इतना बनाओ कि वो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करे कि हाँ मुझे उस एग्जाम के लिए तैयारी करना है, बट इतना नहीं बनाना चाहिए कि आप उसमें फेल हो जाते हो तो फिर आप 2 साल 3 साल उठ ही नहीं पाते हो, अपनी लाइफ का उसी में चला गया है। तो वो मेरे हिसाब से मेजोरिटी स्टूडेंट फेस करते हैं और अभी भी कई लोग करते हैं इस चीज़ को कि तो किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करो, मतलब कभी भी एक्सपेक्टेशन का इतना बड़ा वो मत बनाओ कि जब टूटे तो फिर संभल नहीं पाओ। एक्सपेक्टेशन के बिना इंसान मोटिवेटेड कैसे रहेगा? लेकिन कुलदीप नहीं, मतलब एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, मतलब ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मुझे
मतलब एक दिन में इतना वर्क करना है 8 आवर्स, मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए और उससे मुझे ये मिलेगा, बट वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि जब वो टूटे तो आपको थोड़ा डेंजरस चीज़ें लगे लाइफ में। मतलब आपको ये भी, अगर आप एक्सपेक्टेशन बनाते हो, बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन आपको माइंडसेट ये भी बनाना कि अगर नहीं होता है करेक्ट, तो उसको कैसे डील करूंगा मैं। झेलने का भी स्ट्रेंथ होना चाहिए, झेलने का ऐसा नहीं strength, कि बहुत जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप बढ़ा रहे हो उतना ही ज़्यादा झेलने का स्ट्रेंथ भी बनाना चाहिए। क्योंकि जब एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं फिर तो बड़ी बड़ी बातें, और फिर मान लो फेल हो गए तो सारे गायब। उस टाइम पे भी बड़ी बड़ी बातें करो यार, है ना। उसके बाद भी तुम्हें, दोनों आदमी का टेस्ट तो दोनों ही करता है ना, प्रिपरेशन और रिजल्ट दोनों ही इंसान को टेस्ट करता है। लेकिन लोग सोच के बैठे कि प्रिपरेशन का, टेस्टिंग का रिजल्ट जो है वो रिजल्ट है, और उसके बाद बात ख़त्म। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या हाथ है इसमें? डेफिनेटली देखो, मेरे हिसाब से अगर कोई भी इंडिविजुअल, अगर हम चैनल्स बात करें या कहीं पे भी बात करें, तो जनरली इंक्लूडिंग यूट्यूब चैनल्स, किसी को भी हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है कि AR1 का वीडियो दिखाया जाता है और मेजोरिटी AR1 को देखेगी कि मैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इंटरनली वो किसी को बोलेंगे नहीं, लेकिन ड्रीम सबका होता है। जो अगर उस एग्ज़ाम की कोई तैयारी करता है तो एवरीवन ट्राई टू टारगेट AR1, ओके। और वो उसमें उसकी अच्छे पॉइंट्स तो आपके हर एक वीडियो में कवर होंगे उनका। मतलब जैसे जो उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें करी है, मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए, मैं 8 आवर्स पढ़ता था, मैं, मतलब आपको एक वो अपने आप को आइडियल दिखाते हैं, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। मतलब उनकी लाइफ में भी टफ पीरियड होते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी फांकी मारते हैं कभी कभी, वो भी टाइम पास करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है ना, ये आजकल पैटर्न चेंज हो गया और स्टूडेंट्स को फिर स्टूडेंट अपने आप से सवाल पूछने लग जाते हैं कि लाइक यार मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये फिर है। और ये आजकल डिमोटिवेशन का रीज़न बनता जा रहा है पेपर से पहले, क्योंकि जो उनको दिखाया जाता है ना एक आइडियल पर्सन, वो उससे कंपेयर करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि यार वो टॉपर ने बोला था कि उसने मतलब सितंबर से टेस्ट सीरीज फुल लेंथ शुरू कर दी थी और बाद में क्या होता है कि उस टाइम पे आके उनको रियलाइज होता है कि यार मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो उस आइडियल से कंपेयर करके आधे तो उसी से गिव अप कर देते हैं। मतलब इवन ट्राई भी नहीं करते हैं, अपनी खुद की कोई स्ट्रेटजी या प्लानिंग में वो फोकस ही नहीं करते हैं। तो ये आजकल रॉन्ग इम्पैक्ट भी पड़ता जा रहा है उन चीज़ों का, ठीक है। बट पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि कुछ कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन कुछ वीडियोज में आपने जैसे शॉर्ट नोट्स का आइडिया दिया, मुझे नहीं पता था, कुछ आपने प्लानिंग शेयर करी थी उस टाइम पे, तो वो मैंने देखी थी। कुछ अभी एक लड़का आया था, उसने बताया कि ऐसी कोई आर्टिकल्स उसने पढ़े, उसमें आइडिया मिला कि एक्सेल शीट में मुझे मैप करना चाहिए, वो रैंक 4 लेके आया ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी और ने भी सेम चीज़ किया होगा, वो नहीं लेके आया, है ना। तो वो अल्टीमेटली दोनों का ही गलती है, ऐसा नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट और यूट्यूब चैनल का ही गलती है। सबको पता है कि सब कोई अपना धंधा चला रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और स्टूडेंट्स भी ऐसा कोई देवता नहीं बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ मतलब के लिए सीखने के लिए आए हैं, उन्हें अपना काम निकालना है, ठीक है। लेकिन गलती बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो स्टूडेंट्स जो हैं वो हर चीज़ परोसा हुआ चाहते हैं कि मुझे बता दो क्या क्या करना है, इतना टाइम के बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, क्योंकि तुम्हें भी काफ़ी मैसेजेस आते होंगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मतलब ये कौन बताता है, ये तो खुद ही डिसाइड करना, बहुत पर्सनल लेवल तक भी सवाल पूछ लेते हैं। हाँ, मतलब मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, ये भी तुम अगर पूछ ही रहे हो, मुझे कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, 12 के बच्चे कभी कभी पूछते हैं मुझे कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, ये तुम किसी थर्ड पर्सन से कैसे पूछ के डिसाइड कर सकते हो भाई, है ना। और मेनली मतलब अगर हम जैसे मान लो मास्टर्स की बात करूँ मैं भैया, तो यहाँ तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इवन कोई भी जो पर्सन है वो अगर मास्टर कर रहा है, उसको रिसर्च फील्ड में जाना है, किसी IIT में रिसर्च फील्ड में जाना है, और उसको ये नहीं पता है कि लाइक मेरे को कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए। मतलब वो फ्यूचर में एक रिसर्च करने के फील्ड में जा रहा है जिसमें उसको ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी जो वर्ल्ड में है ही नहीं, या फिर ऐसी चीज़ों पे उसको जो हो रहा है नेचर से उससे कुछ सीख के पब्लिक के लिए कुछ बनाने का काम करना होगा, या फिर सिंपली 7 से 8 साल तुम्हें उस फील्ड में बिताना है कम से कम रिसर्च में, और आप मतलब एक ब्रांच में कंफ्यूजन हो रहे, तो हमें मतलब ये ऐसी चीज़ है कि हम ओवर डिपेंडेंट होने लग गए आजकल। एक क्वेश्चन बताऊं जो बहुत ही रेगुलरली मुझे मिलता है, 12 के बच्चे ही जनरली पूछते हैं, विच ब्रांच इज बेस्ट टू बिकम एन इसरो साइंटिस्ट। मैंने बोला तुम्हें बस इसरो साइंटिस्ट बनना है, मतलब कोई भी ब्रांच दे दो तुम्हें, है ना। अगर तुम्हें अच्छा से करना है तो मेटलर्जी पढ़ के बहुत अच्छा कर लोगे, मटेरियल साइंस पढ़ के बहुत अच्छा कर लोगे। वो एक्चुअली में ऐसा होता ना कि जब 11th-12th में था, तो दैट टाइम मैंने मतलब जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जो चैप्टर पढ़े थे, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक चार्ज और सर्किट होते हैं वो मेरे आउट ऑफ अब सारे निकल जाते थे, कुछ पता नहीं चलता था कि लाइक
वो मेरे को पता ही नहीं चलता करंट इधर से आके इधर क्यों चला गया है। तो वो डेफिनेटली मैकेनिकल की ऐसा था कि थोड़ा रियलिटी से रियलिस्टिक चीज़ें होती थी जो ज़्यादा में अज्यूम नहीं करना पड़ रहा है कि व्हीकल जा रहा है तो हम अज्यूम कर पा रहे हैं कि हाँ व्हीकल जा रहा है। तो मुझे मतलब 11th की जो फिजिक्स थी डेफिनेटली मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी 12th के कंपेरिजन में। तो उस हिसाब से मैंने उनको एनालाइज करके फिर सोचा कि मैकेनिकल। लेकिन हाँ देखो तुम्हारा टाइम फिर भी बहुत अलग था, जैसे शायद 12 या 13 या 14 में है ना, 14-15 उस टाइम पे हमारे पास इंटरनेट नहीं था, ठीक है, बहुत हद तक जो था भी उसमें भी उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक्चुअली क्या पढ़ते हो। अभी तो तुम देखो 10 वीडियो तुम्हें मिल जाएंगे आराम से, है ना। वही है ना भैया, जैसे मैंने बोला कि ओवर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो रही है आजकल। हम अपने सेल्फ डिसीजन से ज़्यादा कोई हमें कोई अच्छी सक्सेसफुल पोजीशन पे वो हमें बता दे हमें क्या करना चाहिए, तो हम ऐसा सोचने लग गए हैं आजकल की जनरेशन। हाँ देखो जब भी हम ऐसा बोलने लगते हैं कि आजकल की जनरेशन, तब समझ जाना चाहिए कि हम गलत है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी यही बोलते थे आजकल की जनरेशन डेफिनेटली हो। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे अभी जनरेशन गैप तुम्हें 5 या 6 साल में ही समझ में आ जाएगा। मान लो तुमसे 5 साल बाद जिसने मान 12 किया तो उसके पास बहुत सारे डिफरेंट फैसिलिटीज़ थे जो तुम्हारे पास नहीं थे, विदाउट अ डाउट। क्योंकि अभी तो मैं देख रहा हूँ 12 क्लास के बाद ही बहुत लोग कमाना स्टार्ट कर दे रहे हैं यार। और वो डेफिनेटली क्योंकि आजकल मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत मैटर करने लग गई है। हर एक जो हमारा चल रहा है इन्वायरमेंट, और वो कुछ हद तक सही भी है, मतलब बहुत सही है। और मुझे लगता है ये बहुत हद तक वेस्ट का ही इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अगर तुम देखो तो यूएस ये सब में लोग हाई स्कूल के बाद ही काम करने लगते हैं, इंटर्नशिप प्लस स्टडीज। हाँ, और अभी मान लो कई लड़के ये भी कर सकते हैं कि अब मैं डिलीवरी बॉय बन गया, है ना, अगर मुझे एक्स्ट्रा कमाना है। अभी एक्चुअली में यह होता है ना कि हम थोड़ा जजमेंटल, थोड़ा हम सोचते हैं यहाँ पे कि मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हूँ, क्या मैं ये जॉब करूँगा, दैट इज़ मतलब मेरे हिसाब से ये होता है कि उससे बेटर हम सेल्फ डिपेंडेंसी सोचे। मतलब इवन किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चे जो लिखते हैं कि सर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मुझे ये लगता है कि अगर वो 2-3-4 आवर्स करके वो अर्न कर सकते हैं कि उनकी सेल्फ डिपेंडेंसी, इवन अपना फूड मैनेज कर सकते हैं, अपना जो रहने का जो भी जगह स्पोर्ट मैनेज कर सकते हैं, प्लस प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अरे मैं तुझे बता रहा हूँ, एक लड़का जो मेरे लिए काम करता है वो कुछ नहीं करता, पता है क्या करता है, मेरे जितने हिंदी के वीडियोज़ हैं ना उसका ट्रांसलेशन करता है। अब तुम ये बता दो कि कौन सा 12 क्लास का बच्चा जो ये नहीं कर सकता, हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों आता है। और तुम ये बता रहे हो यार, ये करीब 4 साल पुराने स्टोरी है। एक लड़का को मैं जानता हूँ, महाराष्ट्र का था, वो अपने कॉलेज का फ़ीस भर नहीं पाता था। उसकी मम्मी जो थी वो ये मेड का काम करती थी 1-2 घर में, और वो भर नहीं पाता था। वो क्या करता था कि मुंबई के जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ से जाके बॉटल उठाता था, जो यूज्ड बॉटल है उसे बेचता था समर वेकेशन में। जब वो इतना कर पाता था तो उसके पास नेक्स्ट सेमेस्टर के पैसे आते थे, तब वो जाके फीस भरता था। सिमिलरली लाइक मैंने भी ऐसे ही किया है, और अभी भी मैं वैसे ही करता हूँ। लाइक मतलब होता है ना कि स्टूडेंट्स के पास ये होता है कि मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, मतलब आप अपने रिसोर्सेज बना सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि आप किस फील्ड में वर्क कर रहे हो, ओके, आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और उस हिसाब से आप अपना आपको बड़े ड्रीम आपके हो सकते हैं, पर कई बार आपको अल्टरनेट वे में जाना होता है, मतलब आप डायरेक्टली वहाँ नहीं जा सकते हो। जैसे आप जनरली यूपीएससी सिविल सर्विसेज इन एग्जाम की मैं बात करूँ तो जनरली ऐसा लगता है कि हम एक ही डायरेक्शन में प्रिपेयर करें, पूरा माइंड हमारा वहाँ पे हो। बट अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के टॉपर को एनालाइज करके देखोगे तो उनमें से ऑलमोस्ट काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, या ऑलरेडी किसी फील्ड में पहले से ही वर्क कर रहे होते हैं। बट वो उनकी मेच्योरिटी लेवल इतना आ जाता है कि वो दोनों फील्ड में मतलब अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। स्टडी के टाइम पे स्टडी फोकस रहेगा, अपना जो जॉब है जॉब के टाइम पे जॉब फोकस रहेगा। तो मतलब हमें ऐसा नहीं सोचना कि हमारे अंदर कोई वीकनेस है। तुम अपना उसी टाइम का बता रहे हो ना जब तुम आईआईटी दिल्ली में शायद थे, एमटेक के टाइम पे? आईआईटी दिल्ली के टाइम पे भी मैं मतलब अपना जो सोर्स है सारा स्टाइपेंड एंड प्लस जो मेरी अर्निंग है उससे मैनेज करता था। एंड अभी भी जब मैं स्टडी कर रहा हूँ तो लाइक मेरी फैमिली मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, इंटायर फैमिली। मतलब तुम कुछ ऐसा लेते थे ना कि कुछ यूट्यूब चैनल्स के लिए इंटरव्यूज ये सब ले लिया, और तुम्हें भरोसा नहीं होगा इसने 100-200 रुपए के लिए भी किया है ना, डेफिनेटली 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ में मैंने घंटों का, है ना। तो वो स्टार्टिंग आपको वैसे ही फ्रेश ही करनी होती है, मतलब आपको लगता है कि मतलब मैं ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर जाता था किसी टॉपर से मिलके, फिर उसका इंटरव्यू में लेके आ रहा हूँ, मुझे 200 रुपीज़ प्लस जो एक्सपेंडिचर है वो मिल रहा है। तो मैंने ऐसे भी वर्क किया है बहुत जगह। बट मैंने ऐसा सोचा था कि लाइक मैं अगर अपना जो प्रॉब्लम्स है किसी के सामने अगर बोल दूंगा मुझे वो सिंपैथी दे देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो मेरी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर देगा। ओके, तो प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए एफर्ट्स मुझे ही डालने पड़ेंगे लाइफ में। मतलब कहीं पे भी आप किसी भी स्टेज में हो, किसी भी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप दूसरे आपको मोटिवेट कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वर्क आपको ही करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम पे। मतलब वो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे आप मेंटली किसी चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो,
आप एग्ज़ाम के फेलियर को फेस कर रहे हो, ठीक है, मतलब हम किसी भी पॉइंट पे बात कर सकते हैं। तो वर्क जो है वो सेल्फ करना पड़ता है। आप दूसरों से उनका एक्सपीरियंस देख सकते हो कि उन्होंने एक्चुअली में वर्क किया कैसे है उस फील्ड में, ओके, बट वर्क आपको खुद को ही करना पड़ेगा ओवरऑल फाइनली। और तुम ये भी देखोगे, जैसे काफ़ी तुम फ्रेशर्स में ये देखोगे कि 6 महीना जॉब किया, कोई कैंपस प्लेसमेंट लगा, 6 महीना जॉब किया, फिर छोड़ दिया। क्यों? गेट का तैयारी नहीं हो पा रहा जॉब छोड़ दिया। और आजकल जॉब लेना ही बहुत हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है। जॉब मैं तो लेना ऐसा ही सोचता हूँ कि मुश्किल कोई पर्सन जॉब अगर वो कर रहे हैं ना, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप तैयारी करो पैरेलली, पर जॉब मत लीव करो, क्योंकि जॉब लेना आजकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। कुछ जॉब्स का एक प्रॉब्लम है कि वो काफ़ी एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि मैंने ये भी देखा है कि 12 से 13 घंटा काम करा रहे हैं और तुम्हें 12,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम एट दी एंड ऑफ द मंथ नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए और तुम्हारा करियर कहीं जा नहीं रहा है, मान लो तुझे टाइप राइट का और एक्सेल शीट बनाने का ही दिया जिसको तुम कहीं ऐड भी नहीं कर पाओगे। कुछ लोग तो इतना बुरा हाल करते हैं कि इवन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तुम जब छोड़ रहे हो उस टाइम। ऐसा मतलब ट्रिक्स है उन्हें पकड़ के रखने का। अब इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कंपनीज़ को चूज़ करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब उन्हें भी पता है मैं छोड़ के जाऊंगा तो 4 और बैठे हैं बाहर जो अभी आके और भी काम करेंगे। कंपनीज़ को भी पता है, स्टूडेंट को भी पता है, तो एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी होता है ना, हर जगह। क्योंकि यहाँ पे कहीं मिनिमम पे वेज का तो कोई सिस्टम ही नहीं है इंडिया में। हाँ वही है ना, नॉमिनल मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे भी करते हैं, डिप्लोमा का ही 15,000 काम में करते हैं मैक्सिमम लोग। उससे भी बुरा कभी कभी होता है, मान लो 12वीं पास का भी काम करते हैं बहुत बार। तो उस केसेस में मुझे सेंस लगता है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो MNCs के जॉब जो कि ठीक ठाक 20 से 30 हज़ार दे रहे हैं पर मंथ, वो भी छोड़ के बैठ गया। मुझे क्या लगता है इसका प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे इंडिया में एटलीस्ट हमारा जनरेशन जो था और अभी भी बहुत आने वाला है, स्पून फीडिंग तो बहुत हुआ है क्योंकि पेरेंट्स पूरा जिम्मेवारी ले चुके हैं तुम्हारा 22 साल के एज तक, है ना। तो 22 साल के एज तक ना बच्चों को बस एक ही काम करना है, पढ़ना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। उसके लिए नॉट ओनली कि तुम्हें वही चीज़ करना है, बट तुम्हें फोर्स भी किया जा रहा है। पेरेंट्स बोल रहे बेटा पढ़ लो, टीचर्स वो बोल रहे रेस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन भी नहीं होता है। हाँ उनको जब होता है जब वो एक्चुअली में वर्क करना स्टार्ट करते हैं, हाँ तब उनको पास्ट सारा रियलाइज होता था कि क्लास 12 में अच्छे से पढ़ के IIT में पहुंच जाता, करेक्ट। या इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अच्छे से पढ़ के गेट क्लियर कर लेता। तो वो ये जो आपने बोला था कि USA वगैरह में बेसिकली 12th हाई स्कूल के बाद में ही स्टार्ट कर देते, तो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन उसी टाइम पे हो जाता है। तो वो उस हिसाब से अपने कैरियर पाथ को चूज करने लग जाते हैं। और हमारे यहाँ पे जैसा आपने बोला है डेफिनेटली वही होता है। हाँ देखो, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझना पड़ेगा ना, जब तक तुम मान लो 22 साल के एज तक ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर तुम इतने खुशनसीब हो कि तुम्हारे घर वाले पढ़ा रहे तुम्हें उतना एज तक, जो कि तुम्हें फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, सबको नहीं मिलता, ठीक है। तो उसके बाद जस्ट मान लो तुम्हारे हाथ में एक जॉब आया, ठीक है, और तुमने फाइनल ईयर में जो गेट निकाला वो नहीं निकला, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं निकला, अब तुम्हें जॉब भी संभालना है और तुम्हारा एग्ज़ाम भी संभालना है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए जनरली बहुत नया होता है, क्योंकि अभी तक जैसा मैंने बताया कि कोई बोल रहा है कि हाँ पढ़ लो, और कोई तुम्हारा पैसा भर रहा है और तुम्हारे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक। लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या होता है कि अब तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तुम्हें कोई बोलेगा भी नहीं पढ़ लो, तुम्हारे पास जॉब है, तुम वो कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। अगर तुम्हें और भी करना है तो तुम्हें साइड में खुद से वो मोटिवेशन लाना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग यहीं पे फंस जाते हैं और उन्हें लगता है दोनों कैसे होगा। अरे रियलिटी का दुनिया में दोनों ही होता है। तुमने भी जब M.Tech किया उस टाइम पे गेट का तैयारी किया, मैंने भी जब बार का ट्रेनिंग स्कूल में था मैंने इसरो का तैयारी किया। कितने लोग भरे हुए हैं जो अपना कॉलेज साथ में संभाल रहे हैं और गेट का तैयारी कर रहे हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो ऊपर से अभी जो सिचुएशन बदल रहा है सबको मालूम है, जॉब्स घट रहे हैं और कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, और जो भी चल रहा है तुम सबको पता ही है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट और भी ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया, सबके लिए ऑनलाइन हो गया, तो सभी कोई तैयारी कर रहे हैं। और उस सिचुएशन में तुम अगर बोलोगी नहीं मैं बैठ के तैयारी करूँगा, और तुम्हारे पास कोई सेफ्टी है नहीं, वैकेंसीज भी काफ़ी अनसर्टेन हो गए हैं। अभी इसके पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि कभी भी कुछ भी हो रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। 3 साल के तुमने कुछ बताया था ना इंजीनियरिंग सर्विसेज का। 2020 हाँ गेट अभी तक रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। हाँ हाँ 2021 का अभी तक चल रहा है। इवन कई कंपनीज में सही IOCL में लाइक आई थिंक हो गया, 2020-21 का भी हो गया। हाँ हाँ ONGC 2020 गेट वाले बच्चों को अभी इंटरव्यू ले रहा है। तो लाइक अनसर्टेनिटीज है। हाँ हाँ तो आप और ये तो अगर हम टेक्निकल एग्जाम की बात करें जो ग्रुप A में आते हैं बहुत सारे, ये तो चलो और भी टाइम पे हो रहे हैं। जो ग्रुप नीचे वाले ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो उनके एग्जाम के तो 2020 में फॉर्म निकल रहा है, 2022 में एग्जाम हो रहा है, 2023-4 में जाके रिजल्ट आ रहा है। इलेक्शन पे डिपेंडेंट है वो लाइक करेक्ट है। तो मेनली ये है ना कि मतलब ऐसी ट्रेजेडी भी हो रही है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट IRMS, ओके, IRMS में भी मतलब ऐसे ही हुआ है कि पेपर लेने के बाद EAC का पेपर हुआ,
देन उसके प्री होने के बाद उन्होंने कैंसिल किया। तो ऐसी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हो गई। तो मेरे हिसाब बहुत कुछ है। से सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत फास्ट लेनी चाहिए आजकल की जनरेशन को। मतलब आजकल की जनरेशन में हम भी काउंट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चों से बात हम अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। मतलब हमारा जो एज ग्रुप है जो 2014 में जो ग्रेजुएशन हुआ है तब से लेके अब तक का जो टाइम है, इन एज ग्रुप में सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत मैटर करती है। आपको अपने आप को इस तरीके से बदलना पड़ेगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो, तो उससे आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगा। मतलब एक होता है कि माइंड में जो कैरियर सेंसिटिव होते हैं उनके माइंड में ये हमेशा चलेगा कि लाइक मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो नाउ आई नीड टू पे बैक। ओके, तो उनको वो वाली माइंड में उनकी चीज़ें होती है। तो मेरे हिसाब से अगर वो इतना भी और पेरेंट्स ऐसा है कि वो आपको चाहे फोर्स कर सकते हैं, वो आपको फियर में भी डालते हैं, हर चीज़ में डालते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप अपनी डायरेक्शन जो है ना उसको करेक्ट वे में रखो और आप कैरियर के बारे में सोचो, मतलब अपनी लाइफ को अच्छा करो। ओवरऑल हर एक पेरेंट्स का गोल यही होता है। तो कई बार ये होता है कि पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं आपके लिए, और ज़्यादा आपको बोल देते हैं, हमें बुरा भी लगता है, हमें बोल रहे हैं, मतलब वो वाली चीज़ हम नेगेटिव वे में लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको ठंडे वाले माइंड से सोच के अगर हम उसको देखें तो हमें लगेगा कि लाइक कितना हमारे लिए वो सोच रहे हैं। लाइक चलो अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ठीक है पेरेंट्स बहुत सोच रहे हैं, कोई डाउट ही नहीं है इस पर, ठीक है, पेरेंट्स हमारा हमेशा ध्यान रखते हैं। आई थिंक दिस इज़ दी ओनली थिंग विच इज़ ग्रेट अबाउट इंडिया कि यहाँ पे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं मतलब बच्चों का, इसलिए हमारे पास उतना ड्रग इश्यूज़ और ये सारे अब्यूज़ का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन व्हाट डू यू से अगर मैं बोलूँ कि कभी कभी पेरेंट्स गलत होते हैं और वो कभी समझेंगे भी नहीं। हाँ, वो लाइक होता है कुछ पॉइंट्स में होता है। लाइक मैं अगर बोलूँ कि जैसे हम लोग बाहर रहते हैं, अगर मैं किसी आउटसाइड एरिया में आ रहा हूँ, फिर मैं मतलब किसी सिटी में रहा हूँ, तो हमने ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर रखी होती है कई बार, और उनके टाइम पे वो चीज़ें थोड़ी अलग वे में होती है। तो वो गैप की वजह से कई बार कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है, हमें लगता है कि हम सही है, उन्हें लगता है वो सही है। ओके, तो वो वाली चीज़ होती है और वो गलत हो भी जाता है। जैसे कि कई पेरेंट्स को ये लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है उसमें ही बेस्ट कर सकता है कोई इंसान, या कोई भी पर्सन उसमें बेस्ट कर सकता है, या फिर वो सोसाइटीज़ में से ऐसे पर्सन को पिक करेंगे जिसका ऑलवेज एग्जाम्पल देंगे कि देखो वो कितना अच्छा कर रहा है। ओके, तो वाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो ये चीज़, वो सबसे ज़्यादा डाउट आता है उनके माइंड में कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा रॉन्ग वे में भी चली जाती है। उनका मेनली मोटो वो इनर से इनसाइड से उनका मोटो परफेक्ट होता है। वो चाहते हैं कि मेरा जो भी बच्चा है वो एक लाइफ में एक अच्छी पोजीशंस पे रहे और अपने ड्रीम पूरे करे और सक्सेसफुल रहे। बट कई बार वो जो उनका तरीका होता है वो समझाने का वो रॉन्ग वे में चला जाता है। और वो मतलब हमें भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि हाँ यार पेरेंट्स है थोड़ा, मतलब उनके टाइम में चीज़ें थोड़ी अलग वे में थी, हमारे टाइम में चीज़ें थोड़ी अलग वे में है। तो आपको उस तरीके से उनको एक्सप्लेनेशन भी करना चाहिए कई बार कि लाइक मेरा ये पर्सपेक्टिव है, उनको समझाना चाहिए। आई होप सो कि मतलब मैक्सिमम टाइम वो समझ जाते हैं, बट कई बार नहीं भी समझते हैं। तो आप अपनी लाइफ को उस तरीके से करो जो उनको पसंद है, उनके सामने वैसे रहो। मेरा तो ये थिंकिंग है कि आप उनके सामने अगेंस्ट बन के मत रहो, उनके सामने वैसे रहो जैसा उनको पसंद है। झूठ बोल के नहीं, झूठ नहीं बोलना है, मतलब झूठ इन द सेंस कि मतलब ऐसा कुछ मत करो जो गलत हो। मतलब कि आपके लिए डेंजरस हो, वो आपको चूज करना पड़ेगा। लाइक अगर हम बात करते हैं कुछ भी ड्रिंक स्मोक ये सब चीज़ें कई वो तो अलग ही है, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला मुझे। मतलब मेरे हिसाब से कई लोगों को अच्छा भी लगता होगा जिनको लगता है, बट वो तो रिबेलियन अलग ही लेवल का है। तो फिर डेफिनेटली अब पेरेंट्स को लगता है कि नहीं करना चाहिए। नहीं, लेट अस से मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में मैं एक्टर बनने का ट्राई कर रहा हूँ, ये झूठ। हाँ, तो वो डेफिनेटली ये तो डेंजरस है। like, ये बहुत बड़ा हो जाता है कि मतलब हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे इसमें भी एक पॉइंट होता है कि आप एक्टर बन के सक्सेसफुल हो, उनके सामने एक्सप्लोर करो, वो खुश हो जाएंगे आपसे। मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा उस चीज़ में। लाइक आपका ड्रीम है तो आप उस पर एफर्ट डालो, बट आप ऐसा मत करो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के हिसाब से आप उनसे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो अपने ऊपर और फिर आप एक्टर्स में इन्वेस्टमेंट। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट तुमने बोला, ये मैं बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को। देखो भाई, जो भी रिस्क ले रहे हो ना अपने पैसे पे लो, अपने पेरेंट्स का पैसा ऐसे दाव में मत लगाओ कि मैं इस पे रिस्क में लूँगा। काफ़ी लोग, जब मैं अपना रिस्क का एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने इसरो छोड़ा या फिर बाइक में रह के इसरो का तैयारी किया, तो उसमें कुछ अच्छा रिस्क लेना है, मैं भी रिस्क लूंगा और भी छोड़ूंगा। हाँ, और फिर तुम क्या करोगे, अपना जॉब छोड़ के फिर पेरेंट्स के सपोर्ट में रह रहे हो, तो तुमने अपने पैसे पे रिस्क नहीं लिया, तुमने अपने पेरेंट्स के पैसे पे रिस्क लिया। तो तुमने अपने पेरेंट्स से एक्चुअली रिस्क खुद से लिवाया है जो उन्हें ज़बरदस्ती लेना पड़ा, है ना। तो ये तो सेंस नहीं बनता, है ना। तो तुम अगर रिस्क ले भी रहे हो, अगर तुम ग्रोन अप हो, एडल्ट हो, लेकिन वो तुम्हारा खुद का होना चाहिए कि अगर हो गया तो मैं क्या करूँगा, नहीं हो पाया तो मैं खुद से सर्वाइव करूँगा। ये सारी चीज़ तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। मतलब मेनली सेल्फ डिपेंडेंसी तो गेन जितनी फास्ट हो सकती है ना उतनी फास्ट करनी चाहिए। और ये सब तो लाइक हमारे थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि
मतलब हमें लगता है कि हम जॉब कर रहे हैं तो हम ये नहीं कर सकते हैं, या हम स्टूडेंट है कॉलेज में तो हम नहीं निकाल सकते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल दिखेंगे आपको आपके सराउंडिंग में या जिसको यूट्यूब करना पे, पड़ता है वो कर निकाल लेते लेते हैं, हैं। वो निकाल लेते हैं। लाइक अब मैं अपने स्टोरी बताऊँ, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो डेफिनेटली मेरे पास ऑप्शन नहीं थे चीज़ों के। मुझे ऐसा लगता था कि लाइक मुझे सेल्फ डिपेंडेंट भी बहुत फास्ट होना है, ओके, और मतलब मुझे अपने ड्रीम से सेक्रीफाइस भी नहीं करना है। नहीं तो मैं 4th ईयर के साथ में मतलब मेरा गोल क्लियर था कॉलेज में, ग्रेजुएशन में मेरा गोल क्लियर था कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जाना है, ठीक है। मैं एटलीस्ट एफर्ट डालूंगा, मतलब जितने मेरे एफर्ट थे, जितने मेरे ट्राई थे, मैं फुल डालूंगा। बाद में आप इस एग्जाम में सक्सेस होते हो नहीं होते हो वो डजेंट मैटर, ओके। तो मेरा गोल क्लियर था, बट मुझे पता था कि मैं डायरेक्टली मतलब जो सिविल सर्विसेज होता है उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, आप डायरेक्टली उस ड्रीम में चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे, ओके। तो मैंने अल्टरनेट ढूंढा, बट मेरा ओवरऑल फाइनली जब मैंने सेल्फ डिपेंडेंसी अपनी ली तो मैंने गेट दिया। उसके बाद मैंने मतलब गेट के बाद मैंने मान लो एमटेक ज्वाइन किया, एमटेक के बाद में मैंने चीज़ें करी। तो मेनली ऐसा है ना कि मुझे अल्टरनेट वे से जाना पड़ा। कई लोग क्या होंगे, 12 उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, डीयू में एडमिशन लिया, डीयू में एडमिशन लिया, यूपीएससी क्लियर, उनका गोल क्लियर होता है। बट मुझे पता था कि मेरे लिए वो रास्ता लंबा है थोड़ा, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी इंडिपेंडेंट करते हुए चलना है, सेल्फ डिपेंडेंट करके चलना है, अर्निंग भी होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करना है। तो मैंने उस तरीके से अपना रूट चेंज किया, और उसमें हो सकता है मुझे ज़्यादा टाइम लग जाए, मतलब कंपेरेटिवली उनसे ज़्यादा भी टाइम लग जाए, बट मेरा गोल तो है, चाहे मैं 1 साल बाद में हाँ, achieve वही करूँ, बात 1 है ना। साल पहले achieve तुम बहुत लोग ऐसे कंपेयर करने लगते हैं कि वो तो 24 साल में ये कर रहा था, वो तो 28 साल में ये कर रहा था, बहुत सारे चीज़ बोलते हैं। लेकिन हर एक इंसान का सिचुएशन काफ़ी यूनिक होता है। जैसे जैसा सिचुएशन कुलदीप ने देखा वो बिल्कुल ही अलग है, जैसा सिचुएशन मैंने देखा उससे अलग है, जैसा सिचुएशन तुम अभी देख रहे हो। तो तुम्हें अपने सिचुएशन के हिसाब से एक प्लान बनाना होगा, इंडिविजुअल, वही जो हम बोल रहे थे कि कोई आपको कोई सजेस्ट बता नहीं नहीं दे सकता, सकता, है ना। नहीं। हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम अलग है, ओके। अगर हम जैसे हो सकता है कई जगह आपको सिमिलरिटी दिखे, ये इंडिया में एक ट्रेडिशन है कि लाइक हम मूवी देखते हैं, ओके, तो हम जो एक्टर्स होते हैं हम फील करते हैं कि हम वो एक्टर है, ओके, तो वो एक आइडियल पर्सन होता है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब हम टॉपर का वीडियो देखते हैं हम चाहते हैं कि हम वो हैं, बट हमारी लाइफ में अलग ही प्रॉब्लम है। क्या पता उस टॉपर के पास टेस्ट सीरीज देने के लिए मैक से लेके कुछ बड़े बड़े माइक वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल हो, जो उसको टेस्ट सीरीज चाहिए हर एक चीज़ उसको प्रॉपर तरीके से मिल रही हो, मतलब रिसोर्सेज उसके पास अल्टीमेट बहुत सारे हो सकते हैं। और क्या पता आपके पास इवन आपको अपने फ्रेंड से बोरो करके आपको टेस्ट सीरीज देना पड़े, तो आप उससे रिलेट नहीं कर सकते हो। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ओके, और उसके हिसाब से आप ही को एक्शन लेना पड़ेगा उन प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। और हर एक की यूनिक होती है। कुछ आप एक्सपीरियंस जरूर ले सकते हो कि लाइक अगर आशीष सर को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम था तो उन्होंने कैसे डील किया, ओके। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो हम भी एक तरीका अपना जो लाइफ का पर्सपेक्टिव है शेयर कर रहे हैं। तो वो बस एक्सपीरियंस है। तुम किसी ऑब्वियसली हर चीज़ तुम खुद ही एक्सपीरियंस करोगे तो तुम्हें तो 10 जन्म लग जाएंगे। तो जो स्मार्ट लोग हैं वो दूसरे से सीख लेते हैं, वो गलती नहीं दोहराएंगे। यही तो एक फ़ायदा है इंटरनेट का कि तुम्हें वैसे लोग मिल रहे हैं। जैसे तुम्हें शायद ये मिलता भी नहीं 10 साल पहले कि कोई खुल के बात कर रहा है जिसका रैंक 29 आया हुआ है गेट में, अभी तुम्हें वो मिल रहा है तो तुम उसका पर्सपेक्टिव देख सकते हो। पहले शायद तुम उसका कुछ रिटन व्लॉग या ऐसे कुछ पढ़ते और तुम अपने दिमाग से अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ बना रहे होते, वो लड़का ऐसा होगा। लेकिन अभी तुम्हें मिल रहा है तो उससे तुम सीख सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली अगर प्रॉब्लम तुम्हारा यूनिक है तो सॉल्यूशन भी तुम्ही को बनाना है जो यूनिक जो है। सॉल्यूशन बना लेते हैं वो सक्सेसफुल है। हाँ वही तो। अरे इट इज़, तुम देखोगे कि एग्ज़ाम जिन्होंने निकाला है, एग्ज़ाम अगर तुम ढंग से देखो तो कोई भी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो बड़ा चीज़ नहीं है भाई। क्या किया तुमने कोई जॉब ले लिया या फिर तुमने कोई हायर स्टडीज़ ले लिया। अगर मैं ऐसे कंपेयर कर लूँ तो तुम ये सारे एग्ज़ाम्स भी देख सकते हो, जैसे GRE हो गया या फिर टॉफिल हो गया, तुमने निकाल लिया, मान लो 100% तुमने ले आया तो कोई ध्यान भी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ये एग्ज़ाम तुम्हें एक मैनेजमेंट सिखा देता है और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखा देता है कि तुमने वो प्रॉब्लम खुद ही से सॉल्व किया, और जो भी वो सॉल्यूशन, जैसे हम असाइनमेंट छाप लेते हैं किसी और का सॉल्यूशन, वैसे तुम यहाँ पे भी अपना सॉल्यूशन छापने लगे तो फिर वो फिट ही नहीं बैठेगा क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन ही दूसरा था और तुमने छाप लिया उसे। डेफिनेटली वो इश्यूज होते ही हैं। मतलब ये होना, आपको अपनी प्रॉब्लम को खुद फाइंड आउट करना है मेन। अगर हम इसको समराइज करें कि प्रॉब्लम मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है,
अब उसका बेस्ट सॉल्यूशन सोचना है कि और उसमें आपको इम्प्लीमेंट करना है, फिर देखना है उससे आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आउटपुट आपको मिल रहा है तो फिर आप, अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपना तरीका चेंज करो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चेंज करो, और अगर फाइनली मिल गया है तो बेटर है, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। काफ़ी बार वो भी तो ज़रूरी होता है, हिट एंड ट्रायल। बहुत बार इंसान को लोग ये नहीं समझते, बिल्कुल भी नहीं समझते। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही बात नहीं कर रहा, तुम किसी भी कंपटीशन का बात कर लो। तुम एक कंपटीशन रख लो कि मैं अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख कब तक कमाऊंगा, ठीक है, और तुमने अपने दोस्त से कंपटीशन कर लिया, ठीक। तो ये कंपटीशन में भी लोग ये नहीं समझते कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, और तुम्हें वहाँ तक पहुँचने में, पहुँच तो सकता है कोई भी, अगर तुम एक फ्री वर्ल्ड में रह रहे हो जहाँ डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे तुम्हें कोई ऑप्रेस नहीं कर रहा और तुम्हें फ्रीडम मिल रहा है चॉइसेस के लिए, तो वहाँ तुम पहुँच सकते हो। लेकिन तुम्हें अपना स्टार्टिंग पॉइंट भी तो समझना होगा। उसने मान लो स्टार्ट किया हो उत्तर प्रदेश से और तुमने स्टार्ट किया हो केरला से, और दोनों ने रेस लगाया कि मुझे सिक्किम पहुंचना है तो हो गया तुम्हारा। अब जब तक मान लो वो सिक्किम पहुंचा, तुम तब तक वेस्ट बंगाल पहुंच गए, लेकिन तुम फिर रोने लगे कि वो पहले कैसे पहुंच गया। क्योंकि अभी तो रियल दुनिया में तुम्हें दिख जाएगा डिस्टेंस, ओके उसने 1500 किलोमीटर ट्रैवल किया, मैंने 800 किया, लेकिन एक्चुअल लाइफ में तुम्हें नहीं दिखेगा। मेंटली हम कुछ डिमार्केशन नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कुछ मेजरमेंट नहीं है। अभी फॉर एन एग्जांपल, कोई बच्चा अगर किसी गेट की अगर हम बात करें, एक कोई स्टूडेंट 4th ईयर के साथ निकाल ले रहा है, और कोई स्टूडेंट 2 साल से ड्रॉप करके तैयारी करके नहीं निकाल रहे हैं, तो वो लाइक ऐसे अपने आप को सेल्फ जज करके अपने आप को इतना वीक समझने लग जाएंगे कि यार वो बच्चा 4th ईयर में निकाल लिया है, बट मैं क्यों नहीं निकाला, मैं तो 2 साल और भी पुराना हो चुका हूँ। तो वो लाइक होता है ना, हम खुद ही हमारे माइंड को उस लेवल पे लेके जाते हैं। उसने वो नहीं ध्यान किया कि तुमने अभी ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल बाद तैयारी स्टार्ट किया, और वो बेचारा 12वीं क्लास से ही, हो सकता है 10वीं क्लास से ही कुछ ना कुछ पढ़ेगा, आइडिया हो, लाइक 12th में उसके कॉन्सेप्ट अच्छे हो, उसके अपब्रिंगिंग में उसकी सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई हो, उसको गाइडेंस प्रॉपर मिल रहा हो, और या उसकी मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है, उसको चीज़ें कितनी याद होती है, तो वो सारे पैरामीटर्स होते हैं, और आपको उससे जज नहीं करना है, और उससे जज करके आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप अपने आप को वीक ही समझोगे, कभी ये नहीं समझोगे कि कुछ अचीव कर सकता हूँ मैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस समझ के उस पर एक्शन लेना चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कभी भी मुझे जब लो फील होता है, तो मैं एक ही मतलब अपने माइंड में चीज़ रिवाइज करता हूँ कि लाइक ओवरऑल क्या है कि मतलब मेरी एक सोल है और किसी और जो पर्सन है उसकी एक सोल है, ठीक है। तो वो अपनी सोल को इम्प्रूव करने के लिए एक्शन ले रहा है, मैं अपनी सोल को इम्प्रूव करने के लिए एक्शन ले रहा हूँ। तो मैं अपनी सोल में मैं डेली कितना इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ वो मैटर करता है फाइनली। ओके, अगर हम एंड ऑफ द लाइफ देखें तो फाइनली वही मैटर करता है। उसने अपने लिए क्या किया वो उसके लिए मैटर करता है। उसकी लाइफ में उसने क्या अचीव किया उससे मैं अपने आप को लो नहीं साबित कर सकता हूँ। मैंने जो स्ट्रगल किया, मैं जो अचीव कर रहा हूँ, मेरा जो टफ टाइम है उससे मैं ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। काफ़ी इनजस्टिस सा हो गया, तुमने अपने साथ ही इनजस्टिस कर दिया कि तुमने मेहनत भी किया और दुनिया तो ऐसे भी तुम्हें तब तक नहीं भाव देगा जब तक तुमने रिजल्ट नहीं लाया, लेकिन तुम्हें तो पता है तुमने क्या किया, और तुमने भी अपने साथ ऐसा ही कर दिया कि तुम अपने आप को ऐसे कोस रहे हो कि तुमने जितना किया था उस पर तुमने भी पानी फेर दिया। तो मतलब 100% तुम्हारे ऑपोजिट चले गए। फाइनली देखो ऐसा होता ना, मैं जब गेट में भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि मुझे सेल्फ सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए कि मैंने अपने पूरे एफर्ट डाले। फाइनली अगर मैं फेल होता हूँ तो मतलब आप दुनिया को खुश करने के लिए जाते हो ना, तो वो कभी हो ही नहीं सकता है। मतलब एक स्टोरी अगर आप बोले तो मैं शेयर करूँ। मेनली क्या होता है कि मतलब एक बार क्या होता है, एक हस्बैंड और वाइफ और एक मतलब एक डंकी होता है, उस पर वो जा रहे होते हैं पैदल, ठीक है। तो एक विलेज होता है, उससे जब वो निकलते हैं तो लोग उसको क्या बोलते हैं कि देखो मतलब इनके पास डंकी अवेलेबल है, मतलब गधा इन द सेंस वो अवेलेबल है, फिर भी मतलब दोनों पैदल जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि इसको यूटिलाइज कर ले। तो मतलब उन्होंने सोचा, दुनिया की सुनी उन्होंने सोचा कि चलो हम दोनों बैठ जाते हैं इसके ऊपर। और दोनों बैठ के नेक्स्ट अगले विलेज से निकल रहे थे, तो वहाँ के विलेज वाले उनको क्या बोल रहे थे कि देखो कितने मतलब जाली में ही है कि बेचारा एक गधा है उस पर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर पब्लिक की सुनी, उनको लगा कि यार मतलब ये तो गलत हो रहा है, पब्लिक को अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनमें से एक नीचे उतर गया, हस्बैंड नीचे उतर गया, वाइफ जो है वो बैठी हुई थी। अगले गांव से निकले, उन्होंने लोगों की सुनी, अपनी नहीं सुनी। अगले गांव से निकले तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो वाइफ थी, वो लोग क्या बोल रहे थे, देखो खुद तो पैदल जा रहा है, जोरू का गुलाम है, जो वाइफ की माननी पड़ रही है, इसलिए वाइफ को बिठा के लेके जा रहा है, ठीक है। उसने सोचा ये भी गलत हो गया है। फिर अगले गांव में क्या किया, खुद गधे पे बैठ गया, वाइफ को नीचे लेके जा रहा था। तो बोले देखो कैसा इंसान है, इक्वलिटी नहीं है, बेचारी वाइफ को पैदल लेके जा रहा है और खुद जो है वो मतलब बैठ के जा रहा है। उनको दोनों का फिर मतलब उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलके गधे को ऊपर उठा लिया कि गधे को लेके चलते हैं, ठीक है। तो लाइक इन ए स्टोरी,
तो उन लोगों ने क्या बोला कि देखो दिमाग से सटके हुए गधे को कंधे पे लेके ले जा रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल इस स्टोरी का यही कंक्लूजन है कि आप कुछ भी कर लो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या है। लोग तो आपको हमेशा मिसजज करते रहेंगे, लाइक ऐसा नहीं है, कई लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, कई लोग आपको लो भी फील करेंगे। तो इस स्टोरी का यही कंक्लूजन है कि आप पूरी की पूरी कितना भी आप ट्राई कर लो, मतलब ओवरऑल आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचते हैं, या फिर आपको खुद का सेल्फ अचीवमेंट क्या होता है। हाँ, आपके वर्क अच्छे होने चाहिए, आपकी लाइफ से आपके वर्क या जो आपके एक्ट होते हैं उससे किसी की दूसरे की लाइफ इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव वे में। वो मैटर करता है बस, कि आप कुछ एक्शन ले रहे हो, किसी को हर्ट हो रहा है उससे, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको अपना बेस्ट सेंस ऑफ अचीवमेंट्स कि हाँ मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी, मैं 8 आवर्स पढ़ा था, मैंने प्रॉपर तरीके से तैयारी करी थी। ओके, तो एक अगर आपने वो करी है ना, तो कभी आप गेट में अगर देते हो फेल हो जाते हो, आपको लो फील होगा, मतलब कुछ टाइम के लिए फील होगा। आप हो सकता है कि आप चीज़ें छोड़ दो, आपको काम करने का मन ना करे, बट आफ्टर फ्यू टाइम आपको लगेगा कि यार मैंने तो अपने पूरे एफर्ट डाले थे। तो आपकी अंदर की जो चीज़ है ना, पब्लिक के लिए अगर आप सोचते रहोगे तो कभी खुशी नहीं रह पाओगे इसमें। हाँ यार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही एक प्रॉब्लम लास्ट जनरेशन का था कि वो पब्लिक के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते थे। अभी भी तुम देखोगे तो उनका हर चीज़ समाज से ही है, तुम्हारा जॉब भी जो लगे वो भी वहीं से, तुम्हारा शादी भी जो वो भी उधर से ही फोर्स्ड है, हर चीज़। क्योंकि शायद उसमें एक कम्युनिटी का सेंस था पहले, कि कम्युनिटी, क्योंकि हमारे पास इतना सोर्सेज नहीं थे, तो हमारा सोर्स यही था कि अगल बगल कौन है। जैसे तुम 30 साल पहले भी अगर तुम घूम रहे हो, तुम रास्ता भी गूगल मैप से नहीं देखोगे, तुम किसी से पूछोगे तभी तुम्हें पता चलेगा, है ना। तो शायद उसके वजह से वो इतना ज़्यादा इंटरनेट है कि कम्युनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे नहीं, इंपॉर्टेंस वो रखती है अपने लिए, मतलब हमारी सोशल वैल्यू भी इंपॉर्टेंस रखती है, बट वो मेंटली जिस दिन हमें परेशान करने लग जाए ना, वो चीज़ गलत है। वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट हम उनकी वजह से हम अपने आप को मेंटली परेशान करके डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि मेरे इस एक्ट की वजह से ये चीज़ें क्या हो रही है, वो हमारे ऊपर उसका नेगेटिवली इम्पैक्ट होना वो गलत है। अगर पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रहा है तो लाइक सही है, सब चीज़ें, हम मोटिवेशन भी मिलना चाहिए। अब शर्मा जी के लड़के ने कुछ अचीव किया है तो उससे हम पॉजिटिवली हमें मोटिवेशन भी मिलना चाहिए कि डेफिनेटली उन्होंने वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। बट उससे हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कि यार उसने कर लिया मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर हम डिप्रेस हो गए अपने टाइम अपनी लाइफ में। लेकिन यार चीज़ इतना आइडल नहीं होता ना। जैसे तुम्हें भी पता है कि सोसाइटी में जो अगल बगल तुम्हारे नेबर्स हैं, डालेगा नहीं वो चाहते भी नहीं है कि तुम ग्रो करो। ऐसा नहीं है कि वो चाह रहे हाँ भाई कुलदीप बहुत आगे जाए, वो तो हमारे बगल में पड़ा हुआ, वो बोले आगे जाए, मेरे बेटे से आगे ना जाए कभी। वो कहीं पे भी जनरली होता ही है कि मेरे हिसाब से, मतलब यहाँ पे हमारा जो माइंडसेट डेवलप है अभी जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से, लोग आपको जब तक ज़्यादा पसंद करेंगे जब तक आप उनके नीचे हो, और ऑन द सराउंडिंग उनको ऐसा लगने लगा कि आप कहीं कुछ हद तक उनसे ऊपर हो गए, वो डेफिनेटली अपने माइंड में वो आपके लिए नेगेटिविटी लाने लगेंगे, आपके हर एक एक्ट उनको नेगेटिव लगेगा। तो वही चीज़ है कि मतलब हमें मेच्योरिटी इंटरनली आपको लेके आनी पड़ेगी हर चीज़ के अंदर। तो तुम्हें क्या लगता है ये सोसाइटी के पछड़े से कैसे डील किया जाए? मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा बहुत ही सिंपल सा फिलॉसफी था। बेसिकली मैं अगर आपके लिए बोलूँ तो आपने लाइक बार्क छोड़ा होगा तो कई लोगों को उसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं, बार्क छोड़ने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसरो जा रहा है तो फिर तो सब नाच ही रहते हैं। इसरो में तो लाइक यार इसरो का करके यूट्यूब चैनल चला रहा है, मतलब ये मेंटेलिटी होती है। अभी कई लोग ये सोचते होंगे आई थिंक। नहीं, तो मैंने क्या किया था कि कट, किसी से कुछ बात ही नहीं करना है। वो मेरे लिए सबसे सिंपल सॉल्यूशन था। तुम क्या बोलते हो? देयर इज अ मिडिल वे, कुछ बीच में कर सकते हो कि हाँ कांटेक्ट में भी रहे लेकिन ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि उनके सामने जाके मुझे पता है मुझे क्या करना है। अच्छा। और उनके सामने ये हाँ आप करेक्ट बोल रहे हो, परफेक्ट। तो वो एग्री कर जाओ तो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। मतलब वो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, यार आपने मतलब ये क्यों किया, आप इसरो क्यों छोड़ दिए, तो बोले कि मतलब मैं चलो मैं सोसाइटी का काम करता हूँ, तुमने इसरो छोड़ा है, ठीक है, मैं अंकल हूँ तुम्हारे घर में बगल में रहने वाला, ठीक है, तो बेटा क्या सुन रहा हूँ मैंने सुना कि तुमने इसरो छोड़ दिया, क्या हुआ? अंकल ट्राई कर रहा था लेकिन इतना मतलब नॉलेज भी नहीं लग रहा था, मेरा मन था, मैं मतलब स्ट्रेंथ है मेरे अंदर तो, बट बेसिकली अंकल ये हुआ कि लाइक मतलब आप लोगों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पा रहा था। अच्छा। मैं सोचा था इसरो में चला जाऊंगा, कुछ ज़्यादा ही साइंटिस्ट बन गया तो आप लोग के साथ में बैठूंगा,
नॉलेज नहीं गेन कर पाऊंगा। अब देखो अंकल, आपका आप सबका वो तो इम्पोर्टेंस ही है ना, तो एक रिमोट लोकेशन पे जाऊंगा, फिर आपसे बात कैसे करूंगा? तो मैं मतलब ट्राई करूंगा कि इन द सेंस पर रुको अभी तो बेटा हमसे तो तुम मिलते ही रह सकते हो, गवर्नमेंट जॉब है, 30 दिन छुट्टी देता है, तुम इधर आ सकते हो, तुम्हारा ही घर है, कभी हमें भी बुला सकते हो। देखो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उन्हें मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेगा गवर्नमेंट जॉब का, है ना, कल को लोन लोगे उसका भी है, आगे जाके शादी भी करना है। ये क्या तुमने 24 साल के एज में जॉब छोड़ दिया? अब क्या आगे क्या सोचा है तुमने? अंकल देखो, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें तो मैंने सोची नहीं थी, बट अंकल अब गलती तो हो गई है। अच्छा, तो अब अंकल आप बताओ क्या करना चाहिए? तो ज्वाइन कर लो फिर से, इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी कर लो। अब इसरो निकाला है तुमने तो वो भी कर ही सकते हो तुम। ठीक है अंकल, आप बोलते हो तो ट्राई जरूर करूंगा। आप बहुत सही बोल रहे हो, डेफिनेटली। आप मुझे और भी कुछ डायरेक्शन दोगे, मैं मानूंगा पूरा प्रॉपर तरीके से। अच्छा, मतलब ठीक है, मैं ट्राई करूंगा अंकल हाँ प्रॉपर। बेटा अब ऐसे देखो ही करो। अंकल, मतलब मेहनत तो कर सकता हूँ, सक्सेस होगा नहीं होगा, बट आप जो बोल रहे हो आई थिंक सो कि करेक्ट है ये। हाँ हाँ तो मतलब लाइक इन द सेंस इस कन्वर्जन का ये डिस्कशन है कि वो खुश हो गए कि मैंने उसको झुका दिया, बट आपको पता है इंटरनली कि मेरे को यूट्यूब पे मेरे को कुछ करना है। आप करते रहो। वो बोलेंगे कि बेटा वो पिछली बार कन्वर्जन हुआ था, तो वो कुछ टाइम बोलेंगे 3-4 बार, फिर उनको लगेगा कि ये सुन नहीं रहा है, तो फिर वो आपको बोलना ही बंद कर देंगे, जो लोग बोलते हैं। हाँ 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 बाद में बोले अंकल मैं ट्राई तो कर रहा था, पर पता है अब डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, कभी कभी मन करता है तो ये कर लेता हूँ, बट अब नहीं हो पा रहा है। वो खुश हो जाएंगे कि यार, बट आपको पता है इंटरनली कि आपकी हैप्पीनेस किस में है। इंटरनली आपको पता है कि आप अच्छा कर रहे हो, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उनको आप उसकी तरीके से डील कर लो। सोसाइटी को रखो, उन्हें खुश रखो, उनको खुश रखो, अपने आप को चेंज मत करो। हाँ वही है, मतलब उनके सामने उनकी वजह से बन के रही। जैसे मैं अगर अपने विलेज में जाता हूँ, तो मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बताता हूँ, मेरे से पूछते हैं कि अच्छा आप आईआईटी से मास्टर कर रहे हो? बोले हाँ। फिर बोले कि आपने गेट निकाला है? मैंने बोला हाँ। तो बोले पटवारी का नहीं निकला था? मतलब पटवारी वाला पेपर नहीं निकला तुमसे, तो गेट निकालना पड़ा तुम्हें। पटवारी क्या होता है? मुझे लगा पटवारी इन द सेंस मतलब गांव में आप सोचो कि ग्रेड में सब जॉब होती है। अच्छा अच्छा। तो जैसे आप सोचो कि जो गांव फील्ड वगैरह नापते हैं, तो उनके हिसाब से पटवारी की ज़्यादा रेपो है कंपेयर टू ग्रुप ए सर्विसेज, ग्रुप डी सर्विसेज। तो उनको वो आपके अच्छा इंस्पेक्टर का पेपर तेरे से नहीं निकला था क्या, जो तुझे वो ज्वाइन करना पड़ा? बोले कि मैंने ट्राई तो किया है, पर नहीं हुआ मेरा। तो वो खुश हो जाते हैं। लाइक फिर वो क्या हो गया कि जब वो खुश हो गए ना, दो लोगों को बोल भी सकते हैं, आपको लगेगा कि आपकी सोशल वैल्यू डाउन कर रही है, डाउन हो रही है, बट एक्चुअली में एजुकेटेड पर्सन होगा जो जिसको पूरी नॉलेज होगी, ओके, वो उनको पता है, उनको इतनी लिमिटेशन पता है, तो हम उनके सामने अपनी ओवर एक्स्ट्रा नॉलेज शो करके हम ये प्रूफ नहीं करें कि हम सही है। उसमें आर्ग्यूमेंट बढ़ेंगे, आपके ऊपर ऑब्जेक्शन हो जाएंगे कि देखो आजकल के लड़के कैसे बिहेव करते हैं, मतलब आपकी कमियां नोटिस होगी। आप डायरेक्टली बोल दो कि मैंने ट्राई किया था वो नहीं निकला, तो मैंने गेट दे दिया, वो निकल गया मेरा, ठीक है। तो मैं मतलब ऐसा ही करता हूँ, मतलब मेरे वहाँ पे आईआईटी को आईटी बोला जाता है, तो बोले कि आईटी तो यहीं पे था बगल में, तो दिल्ली जाने की क्या जरूरत पड़ी थी, इसमें नहीं हुआ था क्या एडमिशन? मैंने बोला नहीं, यहाँ पे तो क्या है थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मैं ये नहीं ज्वाइन किया। तो मेरा तरीका ये था, बहुत ही सही तरीका यार, मैं भी यूज़ करूँगा। तो मतलब मैं उनके हिसाब से बोल देता हूँ। अगर मैं उनको बोलूँ कि वो बोले कि अच्छा इसमें नहीं हुआ, तो मैं करवा देता तेरा एडमिशन। में बोला यार आपने उस टाइम नहीं बोला था, मैं तो बहुत तड़पा था, मेरा एडमिशन हुआ ही नहीं था, आप करवा देते। उनको होता है कि प्यार से, एक होता है ना प्यार ईगो भी से, बहुत बड़ा होता है ना उनका, प्यार से उनको साइड करना होता है। अब हम उनसे बहस करने लगे लाइक कि नहीं आईआईटी दिल्ली बहुत बढ़िया होता है, वो मानेंगे नहीं, आपकी कभी नहीं मानेंगे। जिनको नहीं फिक्स है, आप कितना ही एक्सप्लेनेशन दे दो, कितना ही यूट्यूब वीडियो दिखा दो, नहीं मानेंगे, ठीक है। उनके हिसाब से वही बेटर है। और जब उनकी अगर आप किसी एजुकेटेड पर्सन से बात करोगे जो आपकी विलेज में डॉक्टर है या फिर कोई भी है, तो वो बोलेंगे अच्छा आईआईटी में, उनको पता चलेगा उसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू भी उसी को पता चलती है। वो बोलते हैं ना कि कई इंसान को कांच नज़र आता है, अगर रखा हुआ है तो कई इंसान को वो कांच नज़र आएगा, लेकिन जो जौहरी होगा उसी को पता चलेगा कि ये हीरा है या डायमंड है। मतलब तो वो डेफिनेटली वो आपकी नॉलेज किस पॉइंट पर है, वो उस हिसाब से जज होगा। आप उनकी वजह से मत करो कि वो आपको कांच बोल रहे हैं। आपको पता है आप डायमंड हो, जो पहचानने वाले वो आपको डायमंड समझते हैं, तो वो मैटर करता है। लोग आपको कांच भी बोल के निकल जाएंगे, कांच पड़ा हुआ है। ये तो एक इनलाइटेंड इंसान का पहचान है कुलदीप। लेकिन चलो एक चीज़ बताता हूँ, एक रीसेंट स्टडी आया है जिससे पता चला है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूथ फेसेस व्हाट वी कॉल स्प्लिट पर्सनालिटी। लाइक इसका रीज़न ये है कि जिस तरह से तुमने बताया कि लोग शर्मा जी को जैसे खुश करते हैं, सॉरी शर्मा जी, हम नॉर्मल नेबर को बता रहे हैं, तो उसी तरह से अपने पेरेंट्स से भी काफ़ी टाइम ऐसे ही झूठ बोलते हैं, है ना? ये झूठ ही है ना, यही इसी झूठ का मैं बात कर रहा था। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे भी एक ऐड करना चाहूँगा कि मतलब मैं भगवान श्री कृष्ण की फिलोसफी को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मतलब अपने लाइफ में। तो मेरे हिसाब से ये होता है कि झूठ तब होता है जब आपके झूठ बोलने से किसी इंसान को नुकसान होता है,
मतलब वो होता है सत्य को छुपाना। इन द सेंस अगर आपने देखा होगा महाभारत, थोड़ा सा भी आइडिया है तो द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा वाला जैसे सीन हुआ था, तो भीम जो था उसने मतलब अश्वत्थामा भीम का नाम रख के उसको मारवा, वो जो थी स्टोरी थी। तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला था कि सत्य को छुपाना अलग चीज होती है और एक झूठ बोलना, कि झूठ बोलने से किसी को हर्ट हो जा रहा है। Correct. मतलब आपने ऐसा झूठ बोला, आपने पेरेंट्स से झूठ बोला कि मुझे आज 20,000 रुपीज चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है IAS की। ओके, और आप 20,000 में बाहर में जाके आप कुछ पी लिए, खा लिए, उड़ा दिए, वो झूठ होता है। अगर आप उसको, आपके पेरेंट्स अगर इस चीज़ से ये नहीं समझ रहे कि UPSC की टेस्ट सीरीज में 20,000 है, तो आप उसको किसी अल्टरनेट वे से लेके अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करो, दैट इज नॉट मतलब झूठ। मेरे हिसाब से भगवान कृष्ण ने यही सिखाया, जब तक किसी को हर्ट ना हो वो झूठ नहीं होता है। नहीं ठीक है, वो झूठ नहीं होता, लेकिन टेक्निकली वो झूठ होता है। ठीक है, बस मैं यही बोल रहा था, और थोड़ा देर पहले भी मैं इसी का रेफर कर रहा था। तो स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो बहुत ही बड़ा चीज़ हो गया। ठीक है, वो एक एक्चुअल में डिजीज़ है जिसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन मैक्सिमम इंडियंस को क्या प्रॉब्लम होता है ना, कि जो वो अपने पेरेंट्स के सामने हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जो वो अपने फ्रेंड्स के सामने। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने भी नोटिस तुमने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां घर से छुपा के रखती है कि वो रिलेशनशिप में, जबकि उनका प्लान पूरा शादी तक का रहता है। ठीक है, लड़के भी ये करते हैं। ठीक है, बहुत ही, क्योंकि पेरेंट्स उन्हें पता है कभी समझेंगे ही नहीं। ठीक है, तो तुम इसको क्या बोलोगे, क्योंकि दे फेस लाइक दे हैव टू बी टू डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है, क्योंकि मतलब पेरेंट्स को लगता है, पेरेंट्स के सामने जब वो बन के रहते हैं, मैंने देखा है कि लाइक एक अलग वे में रहेंगे जैसा उनको पेरेंट्स को अच्छा लगे, और अपनी बेसिक लाइफ में अलग वे में रहेंगे। तो कुछ लिमिटेशन तक वो गलत भी हो जाता है, अगर हम सत्य, जैसे झूठ वाली मैटर में कि हम झूठ बोल रहे हैं, और कुछ मतलब चीज़ों के हिसाब से वो सही भी हो जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारी भी तो लाइफ इंडिविजुअल हो रही है। उनके टाइम में चीज़ें अलग थी तो उनके पर्सपेक्टिव उस हिसाब से डेवलप हो गए। अब मेरे टाइम में जो चीज़ें हैं, मान लो वो चीज़ें पर्सपेक्टिव अलग टाइम से हो गए। अब जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिशन वाइज वो अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉलो होती है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे जैसे घूंघट पर्दा भी अभी चलेगा, बहुत सारी चीज़ें चलेगी। बट मुझे पता है कि लाइक फीमेल को कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कि आपको घूंघट रखना है, और लाइक इतनी फ्रीडम नहीं है लड़कियों को कि वो एजुकेशन सेक्टर, जैसे विलेज साइड में अगर आप जाओगे तो एजुकेशन गेन करना है, तो वहाँ के लोगों जो एज ग्रुप वाले हैं, जो लाइक मेरे दादाजी और ग्रैंड फादर वाली जो एज के लोग होते हैं, उनके हिसाब से तो गर्ल्स को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। 12th होते ही उनकी शादी, 12th भी नहीं, स्कूल नहीं, शादी कर दो, उनका 18 होते ही, तो उनके हिसाब से तो वो चीज़ें सही है। बट हमें पता है कि वो चीज़ें गलत है, जो हमने मॉडर्न नॉलेज गेन करी है, जो टाइम चेंज होता जा रहा है, हमें गलत है। तो अब हम उनके सामने मतलब एक तरीके से झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम उनसे छुपा के वो चीज़ें कर रहे हैं, तो कुछ हद तक वो सही है कि आप उनसे छुपा के कर रहे हो, कि आप उनके साथ, आप सिटी में रहते हो तो मैं भी आपके गर्लफ्रेंड है, बट आप उसको गांव में लेके नहीं जा सकते कि आप साथ में हाथ डाल के घूम रहे हो। ठीक है, हो सकता है 2-3 वहाँ पे हार्ट अटैक आ जाए किसी को, एम्बुलेंस बुलानी पड़े। ओके, तो वो चीज़ें उनके हिसाब से गलत है। तो मेरे हिसाब से यही लगता है, मैं अपने आप को इस तरीके से बनाऊँ, आई डोंट नो कि मैं गलत बनाऊँ सही बनाऊँ, कि जिस जगह पे आप हो ना, उनके सामने वैसा बन के रहो, बाकी जैसा देश वैसा भेष, ये सबसे काफी अच्छा चीज है। आप जो विलेज में जाते हो तो विलेज की तरह रहो, उनके नेचर में, हाँ सब सही चल रहा है, आपको ज्यादा अपनी नॉलेज डिलीवर करने लगोगे वो नहीं मारे जाओगे। ठीक है, वहाँ पे ऐसा बन के रहो। मैं बताता हूँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ ना, तो कई बार ऐसे डिस्कशन होते हैं कि ये ऑयल इसमें कहाँ से आता है, बोले पेट्रोल पंप में ये पेट्रोल कहाँ से आता है, कार के एक्सप्लेनेशन भी होते हैं वहाँ पे। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं सुनता हूँ, वहाँ पे बोलते हैं कि ये पेट्रोल जो होता है ना, इस तरीके से वर्क करता है, वो अपनी फिलोसफी होती है उनकी। बट मैं अगर उनको प्रॉपर नॉलेज डिलीवर करने लगूंगा तो उनको एक तो समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक्स भी चाहिए होते हैं, और वो फिर मुझे एक बोलेंगे ज़्यादा पढ़ के डायरेक्शन गलत हो गई, सालों साल का ट्यूनिंग है ना वो। तो वो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करता है। तो मेरे हिसाब से जो उनको खुश रह रहे हैं उनको रहने दो, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करो। अब आप जैसे अंडमान एंड निकोबार में एक आइसलैंड है, वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता है, मतलब गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है कि वहाँ पे पुराने टाइम के जो होता ना, पाषाण काल जिसको वर्ड बोलते हैं, स्टोन एज, वहाँ की टाइप के लोग रहते हैं उस आइसलैंड पे। तो डेफिनेटली अब गवर्नमेंट भी उसको इम्पैक्ट नहीं करती है कि उनको एजुकेशन दे दो, जैसे वो खुद से उनको रहने दो वाली चीज़ें। बट हाँ, कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। मतलब जैसे मान लो पुराने टाइम में कुछ ट्रेडिशन ऐसे भी थे जो सती प्रथा, लाइक कुछ पॉइंट ऐसे थे, तो वो चीज़ों से किसी एक इंसान की वजह से दूसरे इंसान की लाइफ इम्पैक्ट कर रही है, उनमें आप बीच में बोल सकते हो कि यार ये चीज़ थोड़ा
अलग वे में है, बट डेंजरस वे में जा रही है। बाकी तो उनके ट्रेडिशन है, आप चेंज लाना चाहते हो, मैं चेंज लाना चाहता हूँ, वो स्लोली होता है, आप सडन चेंज नहीं कर सकते हो। आज मैं अगर राजस्थान में जाकर डायरेक्टली मैंने एजुकेशन की, मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैं गुड़गांव में रहा हूँ, मैंने देखा है कि किस तरीके से गर्ल्स को फ्रीडम होती है, मैं डायरेक्टली जाके वो नॉलेज उन पर इम्पोज करूँगा तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो आपको स्लोली वो चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले अपने घर में चेंज किया, लाइक मैंने अपनी सिस्टर्स को एमए के लिए बोला कि आप एजुकेशन गेन करो, धीरे धीरे चेंजेस किया, धीरे धीरे यहाँ की जो चीज़ें वहाँ पे ऐड करी, तो स्लोली माइंडसेट चेंज होता है। आप अचानक से चेंज करोगे तो वो इवन आपको हो सकता है कि जैसे एक अलग ही कैटेगरी में डाल देगी, ये तो हमारे जो ट्रेडिशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये हो रहा है, फिर तुम्हें सीरियसली भी नहीं लिया जाएगा। हाँ, मतलब बच्चा है, फिर आप चाह के भी इम्पेक्ट नहीं कर पाओगे। आपका पर्पस रहेगा चेंज करने का, बट आप चेंज कर भी नहीं पाओगे। इसलिए इवन जो सिविल सर्विसेज से जो ऑफिसर्स भी जाते हैं ना, वो भी स्लो चेंज में बिलीव करते हैं कि मतलब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो। अचानक से आप चेंज नहीं इम्पोज कर सकते कि आप चाहते हो कि गुड़गांव में जो लोगों की लाइफ स्टाइल है वो विलेज में हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वही आपके, अगर हम फादर मदर वाली बात करते हैं जिस टॉपिक पे हम थे, तो आपके टाइम में चीज़ें अलग हुए हैं, उनके ट्रेडिशन, उनके टाइम में चीज़ें अलग थी, वो उस हिसाब से सोचते हैं, आप इस हिसाब से सोचते हो, और वो डिफरेंस जो है ना वो रहता है। ओके, बट आपको मतलब जो आपने बोला था स्प्लिट पर्सनैलिटी, तो एक तरीके से आपको भी पता है कि आप सही हो और वो भी सही है, बट मेरे हिसाब से जो आप सही हो उसमें वो चीज़ें जैसे स्मोक करना, ये आप पेरेंट्स के सामने नहीं करते, बट आपको खुद को पता होना चाहिए स्मोक रॉन्ग है, ठीक है। मतलब डॉक्टर भी बोलते हैं, हर कोई बोलता है ड्रिंक करना, मतलब ओवर ड्रिंक करना, ठीक है, वो मतलब रॉन्ग है। ओके, एंड तो वो आपको खुद को पता होना चाहिए। वो पेरेंट्स को, अगर उस चीज़ में पेरेंट्स सही बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आप गलत कर रहे हो। तो फिर तो तुम रेबल नहीं, तुम बेवकूफ़ हो। फिर तो तुम्हें बिल्कुल अपने पेरेंट का ही सुनना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, लेकिन बस मेरा लास्ट में यही था कि हम वेट कर सकते हैं कि पेरेंट्स का जनरेशन चला जाए फिर चेंज आए, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है पेरेंट्स को भी चेंज हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। आजकल जैसे लव मैरिज भी काफ़ी तुम्हें दिखेगा बहुत ही डोमिनेंट है आजकल, पेरेंट्स भी समझ रहे हैं, ठीक है, कास्ट वास्ट का उतना उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक लड़की है जो 12th स्टैंडर्ड में होगी उस टाइम पे, उसके फादर ने मेरा स्पीकिंग स्किल का कोर्स ज्वाइन किया, मतलब ही वुड बी समवेयर इन मिडिल 40s, है ना। तो उन्होंने, वो अगर एक लड़के को देख रहा है यूट्यूब में हु इज़ इन हिज 20s, है ना, और उस पर अगर भरोसा कर पा रहा है कि दिस इज़ द जनरेशन कैन टीच मी समथिंग, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि वो हमारे जनरेशन को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं चेंजेस, है ना। तो धीरे धीरे पेरेंट्स और जैसे 40s और 50s का जनरेशन है उसमें भी चेंज आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। एक्चुअली मैं भी ऐसे कुछ करता हूँ, क्योंकि जनरली देखिए मेरे भी फादर होंगे, मेरी फैमिली होगी, तो मेरे फादर भी कई पॉइंट में उनके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। तो फिर मैं उनको एग्जांपल देता हूँ कि लाइक मतलब पापा, जैसे मैंने फ़ोन यूज़ किया, तो फ़ोन तो पहले मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था, फिर मैंने आपको फ़ोन गिफ्ट किया है, ठीक है, अब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आप मुझसे पूछ लेते हो ना कि ये ऐप में ये चीज़ कैसे हो रही है, करेक्ट, इसको फेसबुक पे मैं आईडी कैसे बनाऊँ, या फिर इस चीज़ में मैं यूट्यूब पे वीडियो कैसे देखूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें मतलब ये होता है ना कि कोई ऐसा तो नहीं है कि आजकल की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और आपको पता है टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो गई है, तो वो मैं आपको अगर कुछ मतलब जनरली ये होता है ना, माइंडसेट ये होता है कि बच्चों को हम सिखाएं, बच्चे हमें सिखाते तो हमें लगता है कि बच्चे बिगड़ गए, वो वाले सेंटेंस होता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ होती है ना कई, बट वो हमारा एक्सप्लेनेशन इतना स्मूथली होना चाहिए, मतलब कि उनके तरीके से। हमें जनरली ये होता है कि टेम्पर हाई हो जाता है बच्चों का भी, और पेरेंट्स का भी टेम्पर हाई हो जाता है। और एक्चुअली उन्होंने भी तुम्हें ऐसे ही सिखाया होगा, जब तुम बच्चे हो गए तो ऐसे, अरे तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, वही ना, उन्होंने भी अच्छे से ही सिखाया। अब आप जब चल रहे होंगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है आप मतलब कुछ भी कर रहे हो, आप वॉल पे जाके पेंटिंग बना दे रहे हो, तो वो आपको एक बार दो बार प्यार से मारे, हल्का फुल्का वो किया होगा, तो आप, उन्होंने भी बचपन में आपको ट्रेनिंग वैसे ही दी होगी, तो आपको भी मतलब अपने पर्सपेक्टिव देने होंगे, मतलब बेटर यही है। चलो यार, बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कशन हो गया। तुमने कुछ बातों में बोला कि तुम सिविल सर्विसेज का तैयारी बहुत पहले से ही तुम्हारा एम था, है ना। तो इट स्टार्टेड जब तुम बीटेक में ही थे? या बीटेक में मैंने, मतलब एक्चुअली में ऐसा था कि मुझे पता था कि आईएएस होता क्या है, प्रिपरेशन मेरा धीरे धीरे एडिशन हुआ था, मतलब लाइक दैट टाइम जो टॉपर आते थे, AR1 आते थे, वो हैबिट होती है सुनने की, तो लाइक उनका सुनना, लाइफ स्टाइल कैसी रहती है देखना, फिर होता है ना कि व्हेन यू डिडंट हैव ए प्रॉपर गाइडेंस, ओके, आपके पास प्रॉपर, आजकल यूट्यूब सोर्स है, लेकिन हमारी ग्रेजुएशन में नहीं थे इवन। मतलब कौन सा ईयर तुमने ग्रेजुएट किया? मैं 2018 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो दैट टाइम मतलब चैनल्स वगैरह एजुकेशन वाइज इतने नहीं थे, मतलब नॉमिनल यूट्यूब पे थे, लेकिन एक इंटरनेट नहीं था, मतलब
तो इंटरनेट की प्रॉपर नहीं होने से डाटा इतना लगता था, पैसे इतने यूज ही नहीं करते वो थे। इंटरनेट यूज करना बहुत, जैसे इंडिया में जो यूट्यूब का बूम आया बहुत बाद में आया जियो की वजह से, है ना। डेफिनेटली। तो उससे पहले मतलब मैं नेपटेल वगैरह देखता था, वही कॉलेज वाईफाई से मैंने नेपटेल से ही अपना NPTEL, हाँ NPTEL, तो डेफिनेटली उससे मैंने पढ़ा था और बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर भी करी थी। मतलब मैं इंटरनेट जब 2007-8 से ही मैं यूज़ करने लग गया था, बस उस जो होते हैं ना साइबर कैफेज होते हैं, वहाँ जाके मैं गूगल वगैरह ये सब देखता रहता था। तो उसी में मतलब मैंने नेपटेल मुझे ढूंढा, मैंने कॉलेज में मुझे पता था कि NPTEL कुछ होता है, उसमें मैंने पढ़ाई करी और मतलब चीज़ें देखी। तो उस टाइम में मुझे टॉपर्स के IAS के दिखे थे, IAS का थोड़ा नॉलेज मिला कि IAS कुछ होता है, उसके टॉपर जो होते थे उनको सुनते थे। बट इतना होता ना पूरा नॉलेज कि IAS एक्चुअली में होता क्या है, वो तो टाइम के साथ एडिशन हुआ। स्टार्टिंग में केवल वर्ड था, उसकी फुल फॉर्म पता थी, उसके बाद धीरे धीरे ये पता चला कि इसके इतने पेपर होते हैं। मतलब अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, मतलब आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि आप डालोगे UPSC सिविल सर्विसेज IAS हाउ टू प्रिपेयर, आपको प्लेंटी ऑफ वीडियो मिल जाएंगे 50, ठीक है, और उसमें अलग अलग तरीके मिल जाएंगे। उस टाइम पे आपको खुद को एक्सप्लोर करना होता था। तो मैंने मतलब गूगल करना, सिलेबस डाउनलोड करना, इवन आई परचेस वन बुक हाउ टू बिकम IAS। अच्छा ओके, तो उसको मैंने मतलब रीड करा था मैं, मतलब अपने हाथ में, कई बार मेरे हाथ में रह जाती थी, मैं वैसे उसको छुपा के रखता था कोई देखे नहीं, ठीक है, बट कई बार मेरे हाथ में रह जाती थी। पीपल मेक लॉट्स ऑफ फन कि लाइक इस बुक को अगर पढ़ना है तो फिर कुछ बुक पढ़नी नहीं है, बट मेरे लिए वो बुक भी इंपॉर्टेंट थी कि वो मुझे एक एग्जाम को एनालाइज करना था। तो स्लोली लाइक फिर मैं जब दिल्ली आया, मेरा एम था ग्रेजुएशन के बाद कि UPSC करूँ मैं, ओके, बट जब मैंने बट अभी तक तुम्हारा एम था इंजीनियरिंग सर्विसेज, है ना? नहीं सिविल सर्विसेज। ओके, तुमने ESC बोला था तो मुझे लगा नहीं ओके CSE। ओके CSE बोला, ओके क्लियर। हाँ, तो आगे बताओ। बेसिकली ये कि मतलब मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज करना तो है, यहाँ आने के बाद मैंने देखा फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो होता है सिविल सर्विसेज एक टाइम टेकिंग होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का। और अगर आप फाइनेंशियली मतलब फ्रीडम नहीं हो तो लाइक मेरे साथ ऐसा था कि मुझे ग्रेजुएशन तक भी मैंने बहुत टफली अपने आप को मैनेज किया था, 4th ईयर तक कंप्लीट करने वाला पीरियड भी। तो मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे सेल्फ डिपेंडेंसी चाहिए थी, मतलब बिकॉज मैं ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था। तुम्हारे फैमिली भी तो एक पॉइंट पे तुम पे डिपेंडेंट था, स्पेशली कोविड के टाइम पे। तो मेरा ऐसा था ना 2020 तक भी मेरा ऐसा था कि मैं मास्टर्स के साथ गेट 2019 में मेरे रैंक से मैंने एडमिशन लिया, फिर मैंने गेट वापस दिया क्योंकि मुझे रैंक इंप्रूव करनी थी और मैकेनिकली मुझे ऑप्शनल रखना था। तो मैंने रैंक इंप्रूव करी थी, जैसे ही मैंने रैंक इंप्रूव करी तो मतलब मुझे लगता था मैं UPSC पे मास्टर्स के साथ मुझे 12,400 स्टाइपेंड मिल रहा है। आई वर्क ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स वगैरह जो मैंने आपको बताया 100 टू ऐसे मैंने कई जगह वर्क किया। देन आई रियलाइज कि मतलब अगर ये चीज़ें ऐसे चल रही है, बट एक टाइम आया था कि लॉकडाउन के बाद मतलब मेरे पापा जहाँ भी जॉब करते थे उन्होंने बोला कि आपको हाफ सैलरी मिली, पहले से उनको इतनी मिलती थी, लाइक अगर हम बोलते हैं ना मिनिमम वेज के ऊपर हमने बात की, उनको 10,000 मिलता था जो कि रीजनेबल भी नहीं है, उनमें भी 5,000 पर मंथ, मतलब इट्स वेरी हार्ड। मतलब अगर आप शायद कुछ 12 ना कितना घंटे कुछ, हाँ 12 मॉर्निंग में उनको 10 से रात को 10 तक वर्क करना होता था। इवन वो इनको ये था कि रहने की जगह स्पोर्ट दिया हुआ था, बट मतलब उन्होंने मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क किया, लाइक अपना फूड भी उन्होंने प्रिपेयर करते थे, मॉर्निंग रात को जाके खाना खाते थे, और मतलब इतना एज में उन्होंने मेरे लिए बहुत एफर्ट डाले। तो वो चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी। तो मुझे लगता था कि अब मैं मतलब लॉकडाउन लग गया है, तो जब मैं लॉकडाउन लगने के बाद अपने विलेज में रहा था 3-4 मंथ, देन आई रियलाइज़ कि यार मतलब मेरी सिस्टर भी है 2, मतलब इवन आई नीड टू प्लान देयर मैरिज, ओके, उनकी मुझे शादी का प्लान करना है। 2 ओके, 2 बहनें मेरे से छोटी, उनकी शादी का प्लान करना है, और जो मेरे फादर ने जो भी इनकम करी वो तो मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है। तो देन आई रियलाइज़ कि मुझे कुछ करना है, मतलब अब मुझे फाइनेंशियली भी फ्रीडम चाहिए, ओके, बिकॉज अदरवाइज मैं जैसे यूट्यूब सोर्स पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करना ये सब, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एटलीस्ट आपके पास इतना होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को स्मूथली लेके जाओ। तो वहाँ पे फिर मैंने मतलब वो चीज़ें करी, फिर मैंने अपने ड्रीम को थोड़ा साइड किया UPSC को, कि पहले मैं एक्चुअली में फैमिली को थोड़ा संभाल लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि अगर मैं UPSC में लगा रहा 2 साल 2.5 साल, ये कब की बात है जब तुम M.Tech कर रहे थे? 2020 लॉकडाउन, ओके, तो लॉकडाउन के बाद में जुलाई के समथिंग मैंने आया, फिर मैंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए बहुत सारे, एंड देन आई टॉट देयर, ओके, फिर मुझे लगा कि अब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया हूँ। क्या तुम्हें उस टाइम पे भी, फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें उस टाइम पे भी ढंग का मिल जाता था फाइनेंशियली? क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ही कम पैसे के लिए बहुत सारा काम करते थे। मुझे नहीं मिलता था, लाइक मैं स्टाइपेंड डिपेंडेंट था, M.Tech तक तो मैं स्टाइपेंड डिपेंडेंट था, और लाइक थोड़ा बहुत मैं मतलब 100-200 रुपीज़ में मतलब वीडियोज़ बनाना, लाइक ऐसे में वर्क करता था। एंड आई मतलब रियली अप्रिशिएट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो कम पैसा था, मेरे लिए वो पैसा भी बहुत मैटर करता था उस टाइम पे।
और सम ऑफ माई फ्रेंड मतलब उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, लाइक हम 3-4 लोग अगर साथ में रहते थे ओके, तो वो मतलब जितना टोटल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होता था हमारा 4 लोगों का रहने का, उसमें मैं जितना मेरे से हो पाता था उतना ही कर पाता था। तो डेफिनेटली दे गाइस सपोर्ट मी ओके, जो मेरे फ्रेंड सर्किल में थे। तो मैंने उसको ओवरकम किया। बाद में जब मैं अर्न किया तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू बेस्ट ओके। उनके लिए भी मैंने मतलब उनको अपना जो है ना, जो उन्होंने मेरे लिए एफर्ट डाले, मैंने थोड़ा सा वापस कंट्रीब्यूट किया ओके। तो मेरे को उस टाइम पे लग रहा था कि कैसे भी करके फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि फादर की जॉब छूट चुकी है, 2 सिस्टर की लाइफ मेरे ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आज तक मतलब ऐसा था कि बाय द वे मेरे पेरेंट्स की ऐसे थिंकिंग नहीं थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, बट मेरी सिस्टर एक्चुअली में इंटेलिजेंट थी ही नहीं, मतलब उनका पढ़ने में मन ही नहीं था। अच्छा। मतलब आई शेयर दिस स्टोरी लेटर ओके। होता है ना कि डिफरेंस कैसे होता है। तो मतलब वहाँ पे मेनली मतलब मैंने सोचा, फिर मैंने अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कि हाँ मुझे अपनी सिस्टर की शादी करनी है, तो मैंने डेफिनेटली वर्क किया उस फील्ड में, अर्निंग करी, अपने ड्रीम को थोड़ा साइड में रखा। मास्टर्स मेरी कंप्लीट हुई, स्टाइपेंड बंद मतलब जब हुआ मैंने, फिर मुझे लगा मैं फाइनेंशियली फ्रीडम में हूँ, मेरी सिस्टर की लाइफ बेटर हो सकती है, तो फिर मैंने वापस यूपीएससी पे फोकस किया। कब की बात है यूपीएससी? ये 2021 ओके, 21 मई जून में मेरा मतलब मास्टर्स कंप्लीट हुआ। और तब तक तुम्हारा गेट का रैंक आ गया था? गेट का रैंक मेरा 2020 में आया था। हाँ, रैंक आ चुका था। हाँ, बट वो कोविड की वजह से कोई रिक्वायरमेंट वगैरह अच्छा ये बात बताओ, जब तुम्हारा रैंक आ गया ठीक है 29 अंडर 50 रैंक आ गया, तो फिर क्या तुम्हें फाइनेंशियली थोड़ा बेनिफिट हुआ कि ज़्यादा तुम्हें काम मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट डेवलपमेंट रिलेटेड? जब मेरा रैंक 478 था तो मुझे कम काम मिलता था। जब मैं 29 आया तो एक्चुअली में मैं 1 साल से वर्क कर रहा था ऑनलाइन, तो मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मेरी जर्नी इंस्पायरिंग लगी, उनको अच्छा लगा उनसे, और मैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता था, मतलब बैकग्राउंड में भी उनकी हेल्प करना, बात करना, मतलब मैं बहुत टाइम मतलब मेरा 2-3 आवर्स में डेली रूटीन में देता हूँ। मतलब मेरे इन्जॉयमेंट वाला टाइम बहुत कम है, मतलब मुझे ज़्यादा ऐसे बाहर जाना, घूमना, वो करना ये बहुत कम लगता है, लिमिटेड निकलता हूँ मैं। तो मेरा जैसे 2-3 आवर्स में स्टूडेंट्स के लिए फिक्स करके रखता हूँ कि मुझे 3 आवर्स स्टूडेंट की हेल्प करनी है, बाकी मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मेरे को फैमिली को इतना टाइम देना है। तो मेरा ओवरऑल डे मतलब फिटनेस हो गई, मार्शल आर्ट वगैरह अभी भी मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, गेम नहीं खेलता हूँ, बट ये सारी चीज़ों को मैं ओवरऑल सारे टाइम में डिवोट रखता हूँ। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट मैन हूँ, आइडियल मैन हूँ, उसमें चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट भी होती है, गड़बड़ भी होती है, कभी कुछ चीज़ें छूटती भी है, मतलब कभी मैं यूपीएससी का नहीं पढ़ पाता हूँ, कभी मैं जिम भी नहीं जा पाऊंगा, तो ओवरऑल सारी चीज़ें मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करती रहती है, बट एक ट्राई करता हूँ कि बेस्ट आउटपुट निकाल पाऊँ। कितने घंटे सोते हो? मेरा जो सोने का रूटीन होगा आई थिंक, मतलब अभी मैं ऐसा देता हूँ कि मैंने पहले हार्ड किया था खुद को कि रोबोट की तरह मेरे को 11 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठना है। वो मेंटेलिटी होती है जब कंपटीशन में वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, ये सोना है 5 घंटे सो जाओगे तो ये निकलेगा, तो वो उस टाइम मेंटेलिटी होती थी। बट अभी मैं सोचता हूँ कि जब मुझे नींद आ गई मैं सो गया हूँ, बट मॉर्निंग में जब मुझे नींद खुल गई तो मैं उठ गया हूँ। बट जब मैं काम कर रहा हूँ ना उसमें मैं पूरा डेडिकेशन के साथ काम करूँगा। मतलब एक्चुअली में होता है आपने 4 घंटे सोए बट आप 3 घंटे सुबह पढ़ रहे हो, इफिशिएंटली वो 30 मिनट का ही है, आप बीच में स्लीप ले रहे हो। पहले ऐसा होता था, मेरी मेंटेलिटी ऐसी थी कि मैं बैठ गया हूँ ना तो चाहे मुझे झपकियाँ भी आ रही है तो मैं बैठा ही रहूँगा, मैं रेस्ट नहीं करूँगा। तो वो मेंटेलिटी भी कई बार हमें अच्छे रिजल्ट के लिए इम्पैक्ट कर देती है। हाँ यार, वो तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम का तैयारी और एग्ज़ाम के तैयारी के बाद का जो हार्ड वर्क होता है इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। एग्ज़ाम के तैयारी में थोड़ा एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, वहाँ पे थोड़ा एक्चुअली में ये भी था ना कि मुझे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी थी, तो मेरे माइंड में क्लियर था कि गेट के लिए मेरे फादर मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, मैं भी वर्क करके सपोर्ट कर सकता हूँ। बट जब गेट हो गया उसके बाद भी जैसे आपको पता है रिक्वायरमेंट होते होते 6-7-8 मंथ चले ही जाते हैं। हाँ। तो मेरी 2020 में 29 रैंक थी, लॉकडाउन लग गया जस्ट रिजल्ट के 4 दिन बाद में, और फिर वो कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही थी मतलब उसमें। तो मुझे एक सबसे बेस्ट ऑप्शन जो था मैंने चूज करके मतलब अपनी डिपेंडेंसी ली। उसके बाद मैंने अपने ड्रीम को साइड में रखा, मतलब जो मेरा ओवरऑल गोल था, क्योंकि मेरे वो आपने बोला था कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, एवरीवन हैव ए डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट। अब सबका अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अलग था। अब कई बच्चे डायरेक्टली यूपीएससी की करते हैं, तो मुझे पीछे से स्टार्ट करना था, मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, बट मैंने अपने आप को इस तरीके से किया कि मेरी फैमिली सेल्फ डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इवन आई प्लान माई सिस्टर मैरिज विद माई सेल्फ, मैंने वो भी किया। ओके, तो डेफिनेटली अभी अपनी लाइफ में और मतलब हर चीज़ को मैंने उस तरीके से अरेंज करके अब मैं अपना गोल पे भी फोकस कर रहा हूँ और अपने वर्क पे भी फोकस कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है, मतलब मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, मैंने बट गिव अप नहीं किया। और अभी भी है, जो कि ऑब्वियसली हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हर इंसान के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और जितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो कुलदीप कभी डिस्कस भी नहीं करता, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा तुम आधे घंटे शॉक में रह जाओगे, लेकिन वो सबका पर्सनल लाइफ अपना है।
लेकिन एक बात बताओ, तुमने टफ पीरियड आता रहता है, मतलब लाइफ में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कई बार मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की एक्सपेक्टेशन बना लिया होगा, मेरी लाइफ को मैंने किसी वे में देखा होगा, बट फिर वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई, मैं उस टफ पीरियड में चला गया होगा, 2-3-4 डेज में उस टफ पीरियड में रहा होगा, बट फाइनली मैं अपने आप से यही सवाल पूछता हूँ कि ये 2-3-4 डेज को मैं 4 मंथ 5 मंथ भी रख सकता हूँ, और ये इसको मैं 5 to 10 डेज में रख सकता हूँ, बट फाइनली तो मुझे अगर लाइफ जीनी है तो मुझे ओवरकम करना ही पड़ेगा। तो मैं उसको इतना लॉन्ग क्यों लेके जा रहा हूँ? जैसे कई बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, फेल हो गए, उसको वो 6 मंथ का डिप्रेशन, 3 मंथ का डिप्रेशन बना लेते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर टफ पीरियड आता है, आपको ओवरकम फाइनली करना ही पड़ेगा अगर आपको लाइफ स्पेंड करनी है। तो आप कितना फास्ट करते हो वो मैटर करता है। तो मैंने यही सोचा कि चलो ठीक है, अपने आप को इस तरीके से बनाना है कि लाइफ में कहीं पे भी कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम आए तो एज सुन एज पॉसिबल हमें वापस ट्रैक पे आना है, ठीक है, और अपनी लाइफ को जीना है। और वो तो जीना ही होगा, लाइफ डिफिकल्टी आपको हर एक दिन देती है, और हर एक दिन आपको टेस्ट देना होता है, अलग तरह की प्रॉब्लम लाइफ में डेली आती है। हर एक दिन तो तुम्हारा एक सर्वाइवल है ना, वो तुम्हें सर्वाइव कितना कर पाते हो वो डिपेंड करता है। अभी आदमी का सर्वाइवल दूसरे चीज़ों से जज होता है। जैसे अगर तुम चले जाओ कुछ हज़ारों साल पहले, तो सर्वाइवल है सुबह उठो खाना खोजो, खाना खोज पाए तो खा लो, नहीं तो मर जाओ कुछ दिन में, है ना। लेकिन अभी खाना तो बराबर है, लेकिन फिर भी तो सर्वाइवल हर किसी को स्ट्रगल करना ही पड़ता। लोग ये समझ नहीं पाते कि लाइफ इटसेल्फ इज़ टफ। वो जो तुम ड्रीम बना के चले हो कि हम आराम से सोफा में बैठेंगे, वो सबको टेस्ट करती है अलग अलग वे में। मतलब आज मेरे को टेस्ट करने के लिए कुछ अलग तरीके आ रहे हैं, ओके, मेरे को मेरा पोटेंशियल चेक हो रहा है। मैंने बस ये सीखा है कि लाइफ में जब जब मैं टफ पीरियड में गया होगा, मतलब मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, मैं बहुत बार टफ पीरियड में गया होगा, बट जब जब मैं टफ पीरियड में गया होगा तो उस सिचुएशन से जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के साथ, और अपने आप को मैंने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील किया है कि लाइफ में मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है और आगे मैं और अच्छा करूँगा। मतलब वो मुझे एक ग्रो दिया है लाइफ में। मतलब मैं बहुत बार फेल हुआ होगा लाइफ में, ऐसी बात नहीं है, अलग अलग मेरे लाइफ में टेंशन्स आई होगी, अलग अलग टफ पीरियड आए होंगे, बट मैंने हमेशा ये सोचा है कि जो भी मेरे टफ पीरियड थे, डेफिनेटली उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी एक ज़्यादा मेच्योरिटी वाली बनी है। तो मैंने उसको गिव अप नहीं समझा। मुझे बाद में उस टाइम पे मुझे इंटरवल में मुझे ये लगा हुआ कि यार हो सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है और इसकी वजह से मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं, ओके, मैं लो फील किया होगा मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मैं मतलब कुछ सोचा होगा, बट आफ्टर फ्यू ईयर, मतलब 1-2 ईयर बाद मुझे ये लगा होगा कि यार उस चीज़ से मैं कितना मेच्योर बन गया हूँ अभी, मुझे कितनी चीज़ें सीखने को मिली है। और कई बार ऐसा होता है कि आप एक सेकंड, सॉरी, कुछ आवाज़ आ रहा है ना, या मे बी सम कंस्ट्रक्शन वर्क। हाँ यार, कंस्ट्रक्शन बहुत है, जस्ट 1 मिनट के लिए होल्ड कर देते, नहीं तो इसे जाके गाली देना होगा। एक्सट्रीमली सॉरी कुलदीप, वो बैकग्राउंड नॉइस मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये स्टूडियो मेरा है। प्लीज़ कंटिन्यू करो इफ पॉसिबल। हाँ, तो बेसिकली यही है कि मतलब लाइफ में आपको ना हर दिन टेस्ट होना होता है। कई बार ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया आपको गलत समझ रही है, कई बार आपका लाइफ में आप चीज़ें अच्छी करना चाहते हो मतलब बट आपकी चीज़ें जो अच्छी है ना, दुनिया को वो नज़र गलत आएगी, ओके। मतलब आपका लाइफ में आपका पर्सपेक्टिव पोजीशन है, आपका इंटेंशन पॉजिटिव है कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ ना, मैं अच्छा कर रहा हूँ, बट दुनिया के सामने हो सकता है वो चीज़ें गलत जा रही हो, बट आपको पता होना चाहिए कि आप सही हो या नहीं हो। आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट और आपका जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है और आपकी अपने इनसाइड से आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो स्मूथली होना चाहिए। और डेली इंसान अपने आप को जज करता है। कंपटीशन एग्जाम वाला बच्चा डेली अपने आप को जज करेगा कि मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मेरे ये नहीं आएंगे, ओके। कोई अगर जॉब में है तो वो अपने हिसाब से जज करता है कि ये मैनेजर है, मैं इसके नीचे काम कर रहा हूँ। मतलब ईच एंड एवरीवन अपने ऊपर सवाल डेली उठते हैं, ओके। बट ये है कि वो मेरे हिसाब से तब उठते हैं जब हम हमारा काम जो है ना उसको प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। अगर आपने सोचा है कि 8 आवर्स आप पढ़ रहे हो और 8 आवर्स आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो आप पॉजिटिव और एक सेल्फ सेंस ऑफ अचीवमेंट में आप खुश रहोगे। अगर आपने 8 आवर्स की जगह 4 आवर्स स्टडी करी, आपने इधर उधर टाइम वेस्ट किया, तो आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आएंगे अपने लिए ही कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड इतनी MNCs में वर्क कर रहा है, इतना प्लेसमेंट हो चुका है। ये नेगेटिविटी अपने अंदर क्यों जनरेट होती है? क्योंकि हम अपने टास्क पूरे नहीं कर रहे होते हैं। जब आपने जो टास्क आपके माइंड में जो है उसको आप अचीव कर रहे हो, मतलब एक तो इतना बड़ा टास्क ही मत बनाओ कि 16 आवर्स पढ़ूंगा, नॉट एन पॉसिबल थिंग कि आपको लाइफ भी जीनी है, ओके। तो आप मतलब 8 आवर्स अगर पढ़ रहे हो तो 8 आवर्स एक छोटा टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो। जो सेंस ऑफ अचीवमेंट्स होता है ना, वो आपके लाइफ में पूरा बाहर तक दिखता है। आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, लोगों से बात करोगे कॉन्फिडेंस में बात करोगे, अगर आप अपने फैमिली से बात करोगे उनसे कॉन्फिडेंस में बात करोगे, खुश रहोगे आप, ठीक है। तो वो ओवरऑल यही होता है कि जो हमारा टास्क है उसको हमने इम्प्रॉपर किया तो हमें पूरी लाइफ की नेगेटिविटी दिखती है,
पीछे वाली चीज़ें भी हमें दिखेगी कि मैंने उस टाइम वो गलती करी, उस टाइम मैंने फ्रेंड के साथ वो मस्ती करी, इसलिए मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने के तो 50 रीज़न है, लेकिन तुम अपने आप को कम से कम ब्लेम करो तो वो अच्छी बात है कि तुम अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। काफ़ी लोग दूसरों को भी ब्लेम करने लगते हैं कि मेरा रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं आया, मेरा रिजल्ट मेरे पेरेंट्स की वजह से नहीं आया। वो तो कम से कम खुद को ब्लेम करो तो एक लेवल का अच्छा बात है। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इस दुनिया में दो तरह के लोग, एक जो दूसरे से मोटिवेशन लेते हैं और दूसरे जो दूसरों को मोटिवेशन देते हैं। कुछ सोर्स होते हैं और कुछ रिसीवर्स होते हैं, है ना? तुम अपने आप को किस में कंसिडर करते हो? बेसिकली मैं अपने आप को दोनों में ही कंसिडर करता हूँ। अच्छा। मतलब मेरा एक लाइफ में ये पर्सपेक्टिव है कि मेरे से जो ऊपर लेवल पे लोग हैं, ऊपर इन द सेंस मतलब जो मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनसे मैं ट्राई करता हूँ कि नॉलेज गेन करूँ। ओके। और जो मेरे से नीचे वाले जो लोग हैं, जो नीचे इन द सेंस मतलब नॉलेज बेस पे या किसी मतलब टारगेट बेस पे, तो उनको मैं अपनी नॉलेज डिलीवर करूँ। मतलब इन द सेंस ये बोलो कि अगर मैं गेट रैंक निकाला होता, तो जब मैं गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं अपने से जो ऊपर, जैसे मैंने आपकी वीडियो देखे, बहुत सारे लोगों की वीडियो देखता था, तो वहाँ से मैं नॉलेज गेन करता था। जब मैं उस लेवल पे पहुंचा तो मैं अपने से नीचे वालों की हेल्प करने का सोचता हूँ। नॉलेज गेन करना एक चीज़ होता है, इंस्पिरेशन लेना दूसरा चीज़ होता है, मोटिवेशन लेना। मतलब मेरे हिसाब से मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मुझे Knowledge इस तो पर्सन जैसा बनना है। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा सोच लोगे ना कि मुझे कुलदीप सर जैसा बनना है या आशीष सर जैसा बनना है, तो कभी आप उनसे ऊपर तो कभी नहीं बन पाओगे। आप उनके नीचे ही रहोगे हमेशा। तो हमेशा मेरे हिसाब से ये सोचना चाहिए कि मुझे अपना बेस्ट बनना है, तो उसमें आप एक लिमिट ही नहीं है आपकी, आप किस भी लेवल तक ऊपर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो आप उनसे सीखो कि आशीष सर में क्या क्वालिटीज़ है, कुलदीप जो है उनमें क्या क्वालिटी है। ओके। उनके क्या मतलब किस चीज़ों को लाइफ में कैसे कैसे डील करते हैं, उनका सोचने का नज़रिया कैसा, वो सब सीखो। उस लेवल पे आओ, फिर उससे ऊपर वालों से सीखो। तो वो चीज़ है कि बट ये नहीं है कि आपका ग्राउंड लेवल से आपके कनेक्टेड रहना चाहिए। हमेशा ही आपको ये सोचना चाहिए कहाँ से आप आए हो, वहाँ के लोग भी क्या सोचते हैं। ओके, बट मैं क्वेश्चन को और डीप करता हूँ। जैसे कुछ लोगों के माइंड में खुद ही चलते रहता है, जैसे 5 मिनट भी मैंने बर्बाद किया तो तुम खुद को ही बोलोगे ये बर्बाद नहीं होना चाहिए था, आगे से नहीं होगा, मैंने गलती किया, फिर वापस होगा, है ना? नहीं, लेकिन ये शायद तुमसे आ सकता है खुद से, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो 5 मिनट तुमने बर्बाद किया तो 10 मिनट तुमने और बर्बाद किया सोचने में, और फिर जाके एक यूट्यूब वीडियो देखा मोटिवेशन वाला, फिर तुमने आधा घंटा पढ़ाई किया। ये दो तरह की मैं बात करूँ तो तुम्हारा हमेशा मोटिवेशन अंदर से आता है, सेल्फ मोटिवेटेड। हाँ, एक्चुअली में ये होता है ना, मेरा मोटिवेशन का सोर्स होता है मेरी लाइफ में कुछ गलत चीज़ें होना। मतलब गलत इन द सेंस मतलब मैंने सोचा कि यार आज तो मैंने पूरे दिन में कुछ आउटपुट, मेरे सडनली माइंड में ये चीज़ आएगी, जैसे 2-3 डेज अगर मेरे बाई चांस वेस्ट हो गए कहीं पे भी, तो मेरे सडनली माइंड में चीज़ आएगी कि मेरी लाइफ के पर्सपेक्टिव क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या अचीव करना है, क्या मैं वो टारगेट कर रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे लो फील कराती है थोड़ा लाइफ में। फिर वो लो फील करने से मेरे अंदर से ही मुझे लगता है कि अब मैं कुछ अच्छा करूँगा, तो डेफिनेटली फिर मेरा वो मैं उस टास्क को करता हूँ, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर। और वो ऐसा है कि जैसे फिर मैंने मान लो काफ़ी दिन तक पढ़ाई करी, फिर 1-2 दिन बीच में मतलब मैं वेस्ट होते हैं, वेस्ट इन द सेंस मतलब मैंने संडे समझ के ऐसा सोचा कि मैं कुछ इतने दिन से पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा मैं कुछ इन्जॉय कर लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। तो वो एक दिन का मैं सोचता हूँ हो जाता है वो 2 दिन 3 दिन, बट उसमें फिर मैं वापस सोचता हूँ यार ये तो गलत हो रहा है, मैंने मतलब लो फील होगा उससे, फिर मैं 1 मंथ का वापस पुश ले लेता हूँ। तो मैं अपने आप को खुद को लो में डाल के पुश करने का बिलीव कर सकता हूँ, तो वो अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आता है। बट मैंने हमेशा ये सोचा है कि एक्सपीरियंस किसी से भी सीखा जा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मुझे मेरे से ऊपर वाले लोग भी सिखाएं। मतलब कई बच्चे भी होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें सिखा जाते हैं, ठीक है, जो मतलब नहीं, अभी गेट एक्सपीरियंस से भी मैं बहुत कुछ चीज़ें मेरे को पता लग जाती है जो कि यार मैं सर शॉर्ट नोट्स को मैंने इस क्वालिटी में बनाया, क्या पता मैंने भी नहीं बनाया या मेरे से ऊपर वालों ने नहीं बनाया। तो मैं मतलब एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हाँ यार तुमने मतलब वर्क किया है, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करता हूँ कि इससे भी सीखा जा सकता है कुछ भी। नहीं, अगर टफ टाइम तुम्हारा मोटिवेशन है उसका बस यही प्रॉब्लम है कि कभी ना कभी तुम्हारा लाइफ अच्छा होगा ही, कभी ना कभी। मैंने भी देखा है अपने फेस में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, सब कुछ सही चल रहा है, फिर तो तुम बिल्कुल काम करना बंद कर दोगे। तो जो तुमने अभी बोला ना अपने से नीचे को देखना, मैं एक चीज़ हमेशा जो भी एस्पिरेंट्स है उससे एडमायर करता हूँ कि वो जो उनमें आग है ना अभी, वो अगर तुमने खो दिया तो तुमने अपना ग्रोथ भी खो दिया। तो अंदर इंटरनली आपके अंदर होते रहना चाहिए। भले वो लोग के पास उतना अकम्पलिशमेंट नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ है जो तुम्हारे पास भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास अकम्पलिशमेंट है तो, है ना, मान लो तुम्हारे पास एक बार सेफ्टी आ गया तो वो आप उनसे बहुत सारी, जैसे आपने बताया कि वो 40 ईयर के होके भी आपसे सीखते हैं, तो वो नेचर होना चाहिए। मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो कभी जो नॉलेज में एक लेवल तक जाते हैं वो हमेशा नीचे वालों से भी सीखते हैं। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुझे ज़्यादा आता है मुझे मत सीखा, वो वाला डायलॉग नहीं होता। वो मूवी में जो होता है कि चल चल बाप को मत सीखा, वो वाला पैटर्न नहीं होता है। मतलब आप किसी से कुछ भी सीख सकते हो, आपकी सीखने की चीज़ होनी चाहिए। मतलब
हमारे से ज़्यादा जो जनरेशन आने वाली है वो हो सकता है उनको हमारे से जो हमारे छोटे भाई वगैरह उनको किसी फील्ड में हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकती है, बट सीखने की भी एक लिमिटेशन होती है कि आप ऐसा नहीं कि आप दुनिया की सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने लग जाओ। मतलब आपकी लाइफ के पॉइंट क्या है, उस पॉइंट में अगर कोई भी आपकी हेल्प कर रहा है, सीख रहे हो तो आप सीखो उस चीज़ को, बट इतना भी नहीं सीखना है कि मतलब आप उसी पे डिपेंड हो जाओ। आपको अपने तरीके भी खोजने हैं साथ में कि मैं मतलब अपनी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर हम इस पॉइंट पे आए थे सिविल सर्विसेज से, ठीक है। तो तुमने क्या सोच के वो गोल बनाया अपने दिमाग में कि मुझे ये करना है? काफ़ी परमानेंट सा तुम्हारा कांस्टेंट सा गोल है। या एक्चुअली में होता है ना कि मतलब मैंने हमेशा ये सोचा है कि मुझे है ना मतलब वो नहीं करना है कि दूसरे लोग मुझे किस तरीके से जज कर रहे हैं। तो जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैंने 4th ईयर के साथ गेट का फॉर्म फिल सब कर रहे थे, मैंने भी किया, बट मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया। दैट टाइम ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि कॉलेज में तो टॉप कर रहा है पर गेट पेपर दिया नहीं है, मतलब डर लगा होगा, मार्क्स लूज आ जाएंगे, रट के कॉलेज पास किया होगा, बहुत सारी चीज़ें उठी थी। बट आई क्लियरली मेरे माइंड में था कि ठीक है मुझे यूपीएससी करना है, मेरा एम ही नहीं है। जब मैं दिल्ली में आया तो मुझे लगा यूपीएससी में नहीं कर पाऊंगा इतना, मतलब अगर 2 ईयर में दिल्ली में रहता हूँ, 2-3 लाख में फीस देता हूँ, उसके बाद इतना एक्सपेंडिचर है, इतना मेरे पास, हाँ 2-3 लाख में फीस देता हूँ, इतना मेरे पास है ही नहीं। ओके, तो और रहने का अलग से इन्वेस्टमेंट। तो मैंने सोचा कि गेट जो है ना वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सबसे क्विकली सक्सेस होने का एक एग्जाम हो जाता है कि आप फास्ट सक्सेस ले सकते हो। और हाँ, तुमने कोई कोचिंग नहीं लिया था गेट के लिए? नहीं, मैंने कोचिंग लिया था। अच्छा, कोचिंग मिस कर लिया होगा। हाँ, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पे किया था, लॉन्ग टर्म पे नहीं किया था। जितना मेरे पास रिसोर्स थे उस हिसाब से शॉर्ट टर्म पे किया था। तो मतलब मैंने वो सोचा, मैंने ट्राई किया। ओके, उसके बाद में मतलब मेनली यही पॉइंट था कि रियल मुझे चीज़ें पता चली कि क्या क्या करना है। ओके, तो मैंने अपने हिसाब से डिसीजन लिया, अपने हिसाब से गेट दिया। जब गेट में मेरा रैंक आया 478, ओके, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, मतलब एमटेक ज्वाइन किया। अब कई लोगों को लगाओ कि एमटेक ही करना था तो यूपीएससी क्यों, मतलब बट मेरे को पता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मुझे अल्टरनेट वे में जाना है। तो मैंने मतलब अपने हिसाब से चीज़ें देखी। उसके बाद भी मैंने अपने डिसीजन अपने हिसाब से लिए कैरियर पाथ में, मतलब डिपेंड नहीं किया। तो मुझे यूपीएससी के लिए जो मेरा एम था वो कब से था, बट अब मैं मतलब थोड़ा कंसंट्रेट उन चीज़ों में अपने जो मेरे को ड्रैग करती चीज़ें, मतलब अगर मैं यूपीएससी में जाता मुझे ड्रैग करता है कि मेरी सिस्टर के लिए मुझे प्लानिंग करना है, उनकी मैरिज प्लान करना है, या फिर और भी जो चीज़ें मुझे प्लान करनी है, वो चीज़ें मुझे ड्रैग करती, मुझे मेंटल प्रेशर डालती जब मैं अगर डायरेक्टली प्रिपरेशन जाता। हो सकता है फाइनेंशियल इशू मुझे ड्रैग करते। ओके, तो उनको पर उससे भी मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज ही क्यों पिक किया? या मेनली मैं उसी पे आने की ट्राई कर रहा हूँ। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि यूपीएससी 2 टाइप की जॉब होती है जो मैंने एक्सप्लेन की है। एक टाइप की जॉब ये होती है कि पर्सन जो होता है वो चाहता है कि बस मेरी लाइफ चिल रहे। ओके, मैं एक ऑफिस में बैठा रहूँ, वर्क करूँ, कोई झिक नहीं। ओके, और मतलब बैकग्राउंड में मैं वर्क कर रहा हूँ। ओके, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी ने वेबसाइट बनाई है, पब्लिक को नहीं पता है, उसका नाम पता होगा बट पब्लिक का कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो वेबसाइट पे आउटपुट डालता है, पब्लिक को दिख जाता है। ठीक है, लाइक एक होता है एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट में कोई वर्क कर रहा है तो कंट्री के डेवलपमेंट में रोल उसका भी है, ऐसा नहीं कि उनका रोल नहीं है। ओके, बट वो जॉब जो है वो इस टाइप की जॉब है कि वो पावर प्लांट में वर्क कर रहा है, वो पब्लिक को इलेक्ट्रिसिटी घर पे पहुंच के बेनिफिट मिल रही है। बट सेकंड जॉब मेरे हिसाब से ऐसी भी होती है जिसमें आप डायरेक्टली पब्लिक से इंटरेक्शन करते हो। लाइक अगर आपका भी मैं एग्जाम्पल लूँ तो आप पब्लिक से डायरेक्टली आप अपने व्यू, जो पॉडकास्ट है, किसी भी तरीके से एक आने वाली जनरेशन को अपनी नॉलेज डिलीवर करके हेल्प कर रहे हैं। तो उसमें ये है ना कि आप डायरेक्टली पब्लिक से इंटरेक्शन कर रहे हैं, पब्लिक का अप्रिसिएशन डायरेक्टली आपके पास आ रहा है। ओके, तो मुझे ऐसी जो भी हमेशा पसंद आती थी, मतलब कि जैसे अभी मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, मान लीजिए बच्चों को गाइड करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली बच्चों को गाइड करता हूँ, बच्चों की लाइफ उससे इम्पैक्ट होती है, उनसे मेरा डायरेक्टली डिस्कशन सिविल होता है। सर्विसेज में भी कैसे हेल्प करेगा, बताओ किस तरह का जॉब रहेगा तुम्हारा? सिविल सर्विसेज में भी जैसे अगर एक यूपीएससी में अगर आप आईएएस बनते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक डिस्ट्रिक्ट के ऑब्वियसली कलेक्टर रहते हैं अगर आप, तो आप पब्लिक के लिए डायरेक्टली करते हैं। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आती है, जो भी पब्लिक को पता भी नहीं होती है, बहुत सारी स्कीम्स अवेयरनेस नहीं होती है, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली जो रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज भी होते हैं जो आप डायरेक्टली पब्लिक को हेल्प कर रहे हो, पब्लिक आपको जानती है, आप पब्लिक आपसे बात करती है, आप जो चेंजेस लेके आते हो वो पब्लिक की लाइफ में इम्पैक्ट होते हुए आपको अपनी आंखों से दिखते हैं। ओके, और फिर उससे आप इंटरेक्शन भी होता है, आप जाके उनके प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हो, उनकी प्रॉब्लम को जानते हो, और बेसिकली जिन लोगों को जो चीज़ की नीड है उसमें हेल्प करने में आपका कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे अभी गेट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा मैं अगर मान लो उनको एक वीडियो बना के देता हूँ कि शॉर्ट नोट्स आप मैंने ऐसे बनाए, आप अपने हिसाब से
बना सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। तो वो एक बच्चों की लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है कि हाँ उनको एक डायरेक्शन मिली। ऐसे ही आईएएस की अगर हम बात करें तो वो जिस पोस्ट पे होते हैं उनकी भी वो चीज़ें इम्पैक्ट करती है। तो मुझे सेकंड वाली जॉब ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब। और मैंने मतलब ऐसा किसी का सुना नहीं, मतलब मैंने जो अपनी लाइफ के डिसीजन होते हैं उस हिसाब से लिए। ओके, और मैं मेरे से ऊपर बहुत सारे लोग भी होंगे जिन्होंने लगा होगा कि उनको लगा होगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया होगा, बट मुझे पता है मेरी इंटरनल हैप्पीनेस किस में है। ओके, लोग तो कुछ भी चीज कर लो उसे गलत वो बोलने के लिए हमने स्टोरी हमेशा जो सुनी थी, आई थिंक क्या कहेंगे लोग वाली बात जो है। चलो डिस्कस तो बहुत सारा चीज़ करना है, तो कुलदीप तुम पे डिपेंड करता है कि यू आर गुड टू गो कि अभी तुम्हें ब्रेक लेना है। तुम्हारा एक क्लास भी है 5 बजे, तो करीब 50 मिनट्स है टाइम। हम थोड़ी देर कर सकते हैं ना। ओके, तो हम 2 टॉपिक है, ठीक है। एक तो मैं मार्शल आर्ट्स को टच करना चाहता था, मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस इटसेल्फ, एंड दूसरा तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट विथ एनवायरनमेंट्स है ना, जो तुमने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था यूएन की तरफ से था, यूनाइटेड नेशन। हाँ हाँ, किसको डिस्कस करना चाहते हैं? बेसिकली हम शॉर्ट दोनों को डिस्कस ओके, पहले हम स्टार्ट करते हैं फिटनेस एस्पेक्ट्स जो स्टूडेंट्स को पता रहना चाहिए, और तुम्हारे लाइफ में इसका क्या रोल था? एक्चुअली में ऐसा है ना कि मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो होता है ना उसमें फिटनेस भी इंक्लूड हो जाती है, मार्शल आर्ट भी इंक्लूड हो जाती है, स्टडी भी इंक्लूड हो जाती है। तो मेरी जो हैबिट है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही रही है। ओके, मतलब जो चीज़ें मुझे नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती होगी रिगार्डिंग, मतलब स्पीकिंग स्किल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो मैं हमेशा अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो दैट्स व्हाई फिटनेस के मैटर में भी ऐसा है कि मतलब आई हैव ए वेरी लीन बॉडी। ओके, और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं विलेज में जा रहा हूँ या फिर वो कहीं पे भी जाता हूँ, तो मतलब एक आइडियली जितना होना चाहिए उतना रहे। तो वो अपने इंटरनली मुझे लगता था, किसी और के बोलने से नहीं कि लाइक आप वो हो, मैंने हमेशा ध्यान ही नहीं दिया है। ओके, बट मुझे लगता था कि यार ऐसा रहूँगा तो लाइक दैट इज़ परफेक्ट। ओके, मेरे हिसाब से। ओके, तो मैंने फिर फिटनेस को भी अपने शेड्यूल में इंक्लूड किया, वेट गेन करने के लिए। या मतलब वेट गेन करने के लिए, और मैंने अपने फिटनेस पे वर्क किया, मतलब अपने डेली रूटीन में उसको ऐड किया। फिर मुझे लगता था कि लाइक मतलब मार्शल आर्ट एक चीज़ ऐसी होती है जिसे मुझे सीखना चाहिए, जिससे मैं मतलब अगर कभी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो मैं उसमें फोकस मतलब डील कर पाऊँ उसको। मतलब ऐसे नहीं कि किसी को मारना पीटना है जाके, मतलब वो वाला मेरा इंटेंशन नहीं था, बट ये कि कोई मुझे मारे तो एटलीस्ट मैं बच जाऊँ। ओके, तुम्हें मारे या फिर तुम्हारे फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन है ना। हाँ जी। एक चीज़ पूछना था तुमसे, तुम्हें कराटे ज्वाइन करने के बाद ये नहीं पता चला कि तुम इससे और भी पतले हो जाते हो? हाँ, मुझे ये पता था कि कराटे एथलेटिक्स ये बॉडी होती है, पर ये उस टाइम नहीं पता था। अच्छा। मतलब मैंने पहले कराटे सीखे, उसके बाद मैंने मतलब फिटनेस पे फोकस किया। और अगर आप कराटे हो तो उसमें आपको फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए होती है, और जिम में आपकी बॉडी हार्ड हो जाती है। तो वो एक्चुअली में कराटे मेरा पहले का था, फिर मैंने स्पोर्ट्स में अच्छा करने का सोचा था। बट यही होता है कि कराटे कितने टाइम तक किया था तुमने? कराटे मैंने 4 ईयर के समथिंग किया, 9th स्टैंडर्ड से लेके 9 से 12 ग्रेजुएशन तक। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैं मतलब किसी एकेडमी के थ्रू नहीं था, बट सेल्फ मैं अभी भी करता रहता हूँ, मतलब अपने लिए। बाकी मतलब कोई पैर में फ्लेक्सिबिलिटी बचा? हाँ, पैर में फ्लेक्सिबिलिटी डाउन हो जाता है, जिम करते हैं तो डेफिनेटली बॉडी थोड़ा हार्ड हो जाती है। लाइक बट ये है कि मुझे मतलब फिटनेस में भी अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, हर चीज़ में मतलब मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए दौड़ाता हूँ। जिन्हें नहीं पता, कुलदीप ब्लैक बेल्ट है। डेफिनेटली। तो वो मतलब कराटे मतलब स्पोर्ट्स में मेरे को अच्छा करना, मतलब मैं 9th-10th से था ना, तब से मेरे माइंड में ये आता था कि मैं कुछ तो ऐसा करूँ जिससे लाइक मैं अपने पापा या जो अपने पेरेंट्स हैं उनको प्राउड फील करूँ। तो मैंने स्पोर्ट्स चूज़ किया जब मुझे लगा कि स्पोर्ट्स में मैं उनको सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि दे सकते हैं अभी के सर्कमस्टेंसेज में दे सकते हैं, बट उस टाइम पे कराटे इतना पॉपुलर नहीं था। अभी ओलंपिक में रिसेंटली, अभी भी क्या ही कर लोगे तुम, अभी भी इंडिया में ओलंपिक में चले भी जाओगे तो भी पैसे नहीं है वहाँ पे कि तुम सपोर्ट कर पाओ। अगर मान लो आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी है और आप में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, मतलब मैं अपने आप को ऐसा मानता था कि उतना भी टैलेंट नहीं है कि मैं मतलब होगा टैलेंट, मैं हार्ड वर्क करके डेवलप कर सकता हूँ, बट इतना मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, टैलेंट नहीं है। आपको एक इनिशियल रिसोर्स सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो मुझे स्टडी से ज़्यादा लगा, क्योंकि एक एवरी मिडिल क्लास बॉय यही सोचता है कि स्टडी सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है, मतलब मैक्स टू मैक्स। रियलिटी भी है यार, तुम क्या कर लोगे 18 साल के एज में, तुम ऐसा क्या कर लोगे जो नहीं ऐसा नहीं, बहुत सक्सेसफुल पर्सन भी हो जाते हैं, ड्रीम मतलब अलग ही एंटरप्रेन्योर भी बन जाते हैं, बट मैक्स टू मेजॉरिटी ठीक है, लेकिन वो वही प्रॉब्लम अगेन कि जो सक्सेसफुल हो जाते हैं उन्हें देखते हैं, जो 3-4 स्टार्टअप करके फेल हो जाते हैं उन्हें कोई देखता नहीं है। गेट में भी टॉपर को सुनते हैं, लोअर वालों को कोई नहीं सुनता। और अगर ठीक है तुम किसी को देख के जा रहे हो तो पहला तो तुम गलती वहीं कर रहे हो, बेवकूफ़ हो तुम। और दूसरा बात ये है कि इंडिया में एक स्टेप हर जगह बढ़ जाता है, ठीक है, कि सेल्फ सफिशिएंट होना है तुम्हें,
जो पढ़ाई से क्विकेस्ट होना है, सबसे ज़्यादा सर्टेन वही है कि पढ़ाई कर लो, स्टेबल हो जाओ, उसके बाद तो बहुत लोग बहुत कुछ कर लिया, जैसे अभी जो मैं कर रहा हूँ उसका पढ़ाई से क्या रिलेशन है ना। तो इसीलिए भी शायद तुमने पढ़ाई चूज़ किया होगा कि ओके एक स्टेप हो जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाऊँ, और उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड एक नहीं टाइम मतलब के कुछ बाद एम्प्लॉयड ये हो होता है जाऊँ। कि अगर मतलब स्टार्टिंग में सबका मन होता है कि मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, हम्म। फिर आप जॉब में चले जाते हो, बट बाद में आपको आपकी इंटरनल हैप्पीनेस मैटर करती है। हाँ तो हाँ। हम उस हिसाब से एक मतलब जैसे हमारा स्टार्टिंग में अर्निंग हमें लेना है, हमें लगता है कि हमें थोड़ा बहुत चीज़ें अर्न करनी है, ओके। उसके बाद जैसे ही हमने चीज़ें अर्न करी है, ओके, फिर हमें लगता है यार मेरी खुशी किस में मैटर करती है, तो हम डिसीजन उसके हिसाब से लेने लग जाते हैं। तो वही मुझे करना था, मतलब मैंने इसलिए मार्शल आर्ट से लेके स्टडी पे अपना कंसंट्रेट किया और स्टडी पे फोकस किया। अभी मैं मतलब एज ए हॉबी कर लेता हूँ। ओके, लेकिन मार्शल आर्ट्स या फिर जो भी फिटनेस का वो तुमने किस तरह से कंटिन्यू किया? लाइक मतलब एक तो मुझे बेटर बनाना था अपने आप को, तो अभी मैं जैसे अपना डेली रूटीन में मेरा टाइम एड है, लाइक 1 आवर्स मुझे अगर फिटनेस को देना है तो मैं 1 आवर्स अपना डेली फिटनेस को देता हूँ। जो मैं डाइट वगैरह जो भी मुझे मतलब मुझे जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं ट्राई करता हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करूँ, ओके। एंड मार्शल आर्ट भी ऐसा है कि एज ए हॉबी, मतलब जब मेरा फिटनेस वाला जो जिम वाला एनी टाइम होता है उसी रूटीन में कि मुझे 5 दिन करना है हाँ इस तरह एनी से? नहीं, वो वीक में मेरा 1 आवर्स फिक्स है, सर हर रोज? संडे ऑफ, हाँ डेली एक 1 आवर्स में देता हूँ ओके, उसको। 5 ओके, वीक्स, उसमें मेरा 5 डेज। मार्शल आर्ट भी इंक्लूड है और वो भी फिटनेस भी इंक्लूड है। हाँ हाँ। फिटनेस में जाए मैंने अगर मॉर्निंग में योगा कर लिया, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मतलब मतलब मैं आप अप्रोक्सीमेटली 10-12 ईयर्स हो गए मुझे मेडिटेशन करते हुए, ओके। 11th-12th में ही मुझे थोड़ा नॉलेज हो गया था मेडिटेशन एंड ऑल, तो मैं करता था। और बाकी मेरा एज ए हॉबी में थोड़ा जो मिथोलॉजी जो चीज़ें होती है, मतलब हर एक रिलीजन की, मुझे वो रीड करना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा फ्री टाइम इसी में इंक्लूड होता है। ओके। एवरीबडी हैव डिफरेंट हॉबीज़, तो मेरा हॉबी यही है कि पुराने टाइम में जाके चीज़ें पढ़ना कि क्या होता था उस टाइम पे, जो मिथोलॉजिकल आती है या रियलिटी थी, वो हम उस पर तो बहुत बड़े डिस्कशन होते रहते हैं, हाँ हाँ बट वो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। बाकी फिटनेस, तो दो ही मेरे हॉबी वाले पार्ट आते हैं, ओके। और बाकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना। देखो तुम्हें भी ये बात पता होगा, तुम स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर ही रहे हो, करीब 2 से 3 साल हो गए है ना। बहुत लोग हैं कि कुछ भी नहीं करते, ठीक है, वो कुछ भी नहीं करते, फिटनेस या फिर फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे ज़ीरो। क्योंकि कोविड के बाद तो और भी चलना भी ख़त्म हो गया लोगों का, है ना, तो फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दो। तुम उन्हें क्या कहना चाहते हो? उन्हें दे मैं शुड तो यही इनकॉर्पोरेट बोलना समथिंग? चाहूँगा कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब आपको बॉडी बिल्डर बनना है या हाँ फिर आपको बहुत ज़्यादा मसल्स चाहिए होते हैं, बट एटलीस्ट मतलब अभी जो हम चेंजेस कर रहे हैं हाँ उसके हिसाब से हमारी लाइफ में क्या चीज़ें, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज मैं अगर फिटनेस देता हूँ तो अभी तो मेरी एज है, मैं अपनी बॉडी मेंटेन कर लूँ या थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँ या फिट रहूँ, बट फिर बाद में 40-50 ईयर में मेरी लाइफ में वो एडिशन कर रहा है क्या, मतलब मैं जो भी कुछ करूँ तो वो मेरा आगे लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो दैट्स वाई फिर मैंने मतलब ये वाली पर्टिकुलर पॉइंट में मैंने फिटनेस पे ध्यान दिया। सिमिलरली मतलब अगर हम इन्वायरमेंट वाली बात करते हैं तो मेरा एक हमेशा से पर्सपेक्टिव रहा है कि अपने से जो ऊपर जिनकी नॉलेज है या किसी भी फील्ड में, जो मतलब कई लोग हमसे ऊपर भी होंगे, कई लोग हमसे नीचे भी होंगे, ऑन द सेंस मतलब अचीवमेंट्स या किसी भी चीज़ में, तो मेरा होता है कि जो अपने से ऊपर वाले होते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखें और नीचे वाले को डिलीवर करें। तो कुछ सोशल केस होते हैं जिनमें हमें लगता है कि लाइक हम कुछ वर्क कर सकते हैं। तो मतलब जब मैं अपने विलेज जाता हूँ तो आसपास के स्कूल्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि जब मैं उन स्कूल्स में पढ़ता था तो मुझे वो चीज़ें पता नहीं थी, जो काश मुझे उस टाइम पे पता होती तो शायद मैं और बेटर बन सकता था जो अभी मैं हूँ। तो लाइक दैट्स वाई फिर मैं जब स्कूल्स वगैरह में जाता हूँ तो उनको लाइक इन सब बारे में डिस्कशन करता हूँ कि लाइक आपको करियर में ये पर्सपेक्टिव, आप बायो लेते हो तो इससे ये होता है, मतलब अगर आप साइंस लेते हो तो इससे ये होता है, आपके पास इतने ऑप्शंस होते हैं, आप ये बन सकते हो, थोड़ा ये डायरेक्शन। बाकी उनको थोड़ा अवेयरनेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ओके, जो भी ट्री प्लांटेशन करवाना है स्कूल्स में जाके, या ये सब चीज़ें मैं करता रहता हूँ। तो दैट्स वाई वो वहाँ की गवर्नमेंट को भी, मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान को वो नोटिस, मतलब पहले वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नोटिस हुआ, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान को नोटिस हुआ, देन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, मैंने वाटर के ऊपर बहुत सारे वर्क कर रखे थे, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स में वो नोटिस हुआ। देन आई रिप्रेजेंट यूएन, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करके मैंने वहाँ पे जो प्रॉब्लम थे वो वहाँ पे एक्सप्रेस क्या किए। था ये, कॉन्फ्रेंस था कोई? हाँ, वो यूएन का कॉन्फ्रेंस होता है। जिस तरीके से जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये बड़े लेवल पे जाते हैं, उसी तरीके से यूथ के लिए भी मतलब उसमें पार्टिसिपेशन होता है। मतलब वो बड़े जो लोग, जो पॉलिटिशियन या जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो बड़े लेवल पे डिस्कशन करते हैं। आजकल पिछले कुछ सालों से 5-6 ईयर से ये होगा कि अब अपकमिंग माइंड जो होते हैं ना, उनको भी हर एक कंट्री के 5-10 लोग आते हैं, वो सिमिलर वे में वो भी डिस्कशन करते हैं, जिससे वो सोशली टोटल चले। ओके, तो उस जैसे आपने देखा होगा ग्रेटा थनबर्ग जो है एक प्रोफाइल,
इन्वायरमेंट पे उन्होंने बहुत कुछ किया था, मुझे प्रॉपर नाम नहीं पता है। तो वो भी एक यंग एज की लेडी है, तो उनके भी व्यूज़ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले थे। तो सिमिलरली वो व्यूज़ थे। ओके, तो जब वर्क होता है तो उसमें मतलब आपके स्किल्स देखे जाते हैं, आपके नॉलेज देखी जाती है, आपने कितना इस पर काम किया है, आप करते हो, तो उस बेसिस पे वो सिलेक्शन होना ओके। तो तुम्हारा मेन वहाँ पे एजेंडा क्या था, तुमने क्या रिप्रेजेंट किया? वहाँ पे बेसिकली मतलब मैंने वाटर कन्वर्जेंसन के ऊपर और जो इन्वायरमेंट के ऊपर ही मेरा डिस्कशन था कि हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं। तो उसमें आप अपनी कंट्री की ही प्रॉब्लम को आपको स्पेसिफिकली चूज़ करना होता है। जैसे अगर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पानी का प्रॉब्लम है। तो मैं उनको, आपको पूरे वर्ल्ड को नहीं, आपको अपनी कंट्री की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए चीज़ें देनी होती है। तो मैंने जो मेरा पॉइंट था वो रिवर को कनेक्ट करने से रिलेटेड सिस्टम था। जैसे मान लीजिए कि अगर कई रिवर्स ऐसे होते हैं, जो इंडिया की जो जियोग्राफी है उसके हिसाब से एक रिवर ऐसी होती है जिसमें फ्लोड आ जाते हैं। ओके, कई रिवर ऐसी होती है, जैसे मेरे साइड जो मेरा विलेज है वहाँ पे लूनी रिवर निकलती है, जो बिल्कुल खाली सूख जाती है, मतलब बिल्कुल बारिश के टाइम में थोड़ा पानी आता है फिर सूख जाती है, पूरे ईयर नहीं बहती है। तो मतलब कुछ जैसे चैनल्स के मीडियम से मतलब हम उन रिवर्स को कनेक्ट करें तो एक जो फ्लोड वाली प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए। क्योंकि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने डेवलप हो रहे हैं, इवन मतलब गैस पाइपलाइन रसिया से लेके कहाँ तक पहुँच जाती है। ओके, मतलब इंडिया तक भी आ सकती है, चाहे तो, है ना, वो आती है कई जगह, जैसे चाइना रसिया से तक तो पूरे है। यूरोप में फैलती है। तो डेफिनेटली उसी वे में हम वाटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर जो आसपास की रिवर, चंबल रिवर जो है राजस्थान में, वो फुल फ्लो करती है, वहाँ से हम लूनी रिवर को कनेक्ट करें, और जब रिवर में अगर कनेक्शन होता है तो ग्राउंड वाटर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है आसपास के एरिया में। तो ऐसे ही करके मेरा एक पूरा मतलब ओरिएंटेशन था, और डेफिनेटली वो अच्छा गया था। वहाँ पे कोई विनर नहीं होता है, आपको बस अपने पर्सपेक्टिव तो देना। उस पे व्हाट डू दे डू, अगर उन्हें आइडिया अच्छा लगा या फिर सेंसेबल लगा? हाँ, वो एक्चुअली में मतलब एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के नाम से इवेंट होता है, मतलब वो मेरे टाइम में फर्स्ट टाइम हुआ था। तो उस टाइप के इवेंट में ही ये आइडियाज ही पिक किए जाते हैं, हर अलग अलग मिनिस्ट्री कराती है ये। मतलब हर एक मिनिस्ट्री आपको कॉमन मतलब आपको अपने आइडिया भी देने होते हैं, और वो प्रॉब्लम शो करते हैं, उनके सोल्यूशन भी आपसे मांगते हैं। तो वहाँ पे आप वेबसाइट देखोगे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से दिखेगी, 2018 के टाइम पे हमने ये सबमिट किया था उस टाइम पे। तो डेफिनेटली फिर वो उस आइडिया को पिक करके एक्शन भी लेते हैं, मतलब अपनी स्कीम्स में ऐड करते हैं उनको। और जो मतलब सिविल सर्विस एंड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जब उनकी थॉट प्रोसेस चलता है तो उन आइडिया में से कुछ आइडियाज पिक भी होते हैं। तो मतलब ओवरऑल वो कंट्री के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। तो मैं मतलब मैंने हमेशा ये सोचा कि अपने आप को इस तरीके से बना के रखूँ कि थोड़ा सोशल सर्विस में भी रहूँ। ठीक है, उसके बाद सोशल सर्विस अगर हो जाती है तो देन आफ्टर दैट मैं बाकी सारी जो चीज़ें उसमें भी अपने आप को देखूँ। ओके, जितने अलग पॉइंट, अपनी फिटनेस, अपनी स्टडी, अपना पब्लिक के लिए कुछ करना, अपनी सेल्फ लाइफ को इंजॉयमेंट करना, मतलब ओवरऑल मैं सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहूँ, मतलब एक स्पेसिफिकली किसी एरिया में इन्वॉल्व ना रहूँ। होलिस्टिक सा ग्रोथ हो तुम्हारा, है ना? लाइक और वो मेरा लाइफ का मतलब एक ही पर्सपेक्टिव है कि मतलब थोड़ा हाई लेवल लगे किसी को, बट मेरा ऐसा है कि वी जस्ट बोर्न टू डेवलप आवर सोल। मतलब फाइनली जैसे अगर हम नॉन मटेरियल चीज़ें कितनी भी कलेक्ट करें, करना ज़रूरी है, वो आपको लाइफ स्पेंड करना है तो करना है, सोसाइटी में दिखाने के लिए करना है, किसी को अचीवमेंट्स अपने आप को ग्रो करने के लिए करना है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, हर फील्ड में इम्प्रूव करूँ, मतलब जो मुझे जिसमें मेरी स्ट्रेंथ है उसमें तो अपने आप को, ऐसे तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं अब किसी का ऑपरेशन करने तो नहीं जाऊँगा डॉक्टर बन के, है ना, बट जो काम मैं कर रहा हूँ ना उसमें मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। मतलब तो लाइक उसमें ये इन्वायरमेंट वाली चीज़ें भी आ जाती है, फिटनेस वाली चीज़ें भी आ जाती है, मार्शल आर्ट भी आ जाता है, दूसरे बच्चों की हेल्प करना भी आ जाता है। तो ओवरऑल एक मतलब मिक्स टाइप की पर्सनैलिटी रहे। ओके, तुम्हारा यूट्यूब चैनल का क्या हुआ? अभी भी कंटेंट डाल रहे हो उसमें? नहीं, अभी एक्चुअली में मैं यूट्यूब चैनल जो है वो ड्यू टू सम कॉपीराइट वो तो हट गया था, बट आई हैव ए वन टेलीग्राम चैनल पे मैं अभी भी बच्चों की हेल्प करता हूँ। तो नया स्टार्ट कर दो यार यूट्यूब चैनल। या आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मैं आपसे सजेशन ही ले रहा था, लाइक रिलेटेड टू स्टूडियो एंड ऑल। अगर बच्चों को किसी को भी हेल्प कर रहा है तो आई विल ट्राई टू डू। मतलब कॉपीराइट एक यूट्यूब में है तो क्या प्रॉब्लम है, तुम नया स्टार्ट कर दो, गूगल अकाउंट गई तो दूर। बाकी मैं जैसे टेलीग्राम और जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप रन करता हूँ 55 प्लस व्हाट्सएप, नॉट ओनली गेट कंपटीशन एग्जाम, इवन सोशल एनजीओ वगैरह की भी करता हूँ। ओके, तो मतलब अगर कोई भी कनेक्ट होना चाहता अगर हाँ नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई है सोशल वर्क कर रहा है और लाइक आई कनेक्टेड विद वेरियस एनजीओ यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव की भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने आप अपना चूज कर लेता हूँ। तो लाइक यहाँ पे ब्लाइंड काफ़ी सारे हॉस्टल चलते हैं जहाँ पे ब्लाइंड लोग रहते हैं, तो उनके मैं वहाँ पे जाता हूँ। लाइक उनको, आप लोग क्या करते हैं जनरली, कपड़े वगैरह कई लोग होते हैं, मतलब कपड़े जैसे जो उन्होंने पहने हैं वो हम जस्ट थ्रो इट, है ना, मतलब अगर हमें नहीं पहनना है तो हम फेंक देते हैं, या किसी को। वहाँ पे क्या करते हैं हम, जो भी हमारे सामान यूज नहीं होता है घर में,
या तो उनको मैं जैसे कलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब जहाँ पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ वहाँ से बोला कि यार आपके पास कुछ सामान है तो मुझे दे देना, मैं एनजीओ में जा रहा हूँ तो मैं जाके वहाँ डिलीवर कर देता हूँ। तो जैसे अब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उनके काम आ जाते हैं, मतलब हमने विंटर में एक जैकेट खरीदा, वो ख़राब भी नहीं हुआ, हमने नया खरीद लिया, उसको पहनना बंद कर दिया है, तो वो थोड़ा 1-2 ईयर ओल्ड हो गया, तो हम क्या करते, थ्रो कर देते, दैट नॉट यूजफुल, मतलब एक रिसोर्सेज का वेस्ट भी हो रहा है और वो किसी की हेल्प कर सकता है, क्योंकि किसी का वो ड्रीम है, आपके लिए वो यूजलेस हो गया बट कोई वो भी पहनना चाहता है। दैट्स व्हाई मैं ऐसे कनेक्टेड हूँ और मैं वर्क करता रहता हूँ। इवन मतलब कोई ऐसी मतलब ऐसी चीज़ों में सब में मैं मतलब कनेक्टिविटी नॉट ओनली मी, मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ और लोग भी कनेक्ट होके काम करें इन चीज़ों में। तो हमें कनेक्ट करो कुलदीप, हम भी हेल्प करेंगे तुम्हें, है ना। यहाँ पे जितने लोग हैं कनेक्ट होना चाहते हैं कुलदीप से कनेक्ट करो। तो मैं फेसबुक प्रोफाइल जो है वो इसका सारा जो भी लिंक होगा सोशल मीडिया का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और कुलदीप थैंक यू फॉर बीइंग ओवर हियर, तुमने तो बहुत सारा चीज़ मुझे भी सिखा दिया, याद रखूंगा। मैं पॉडकास्ट करने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं भी बैठे बैठे सीख जाता हूँ। डेफिनेटली मैं भी आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, पास्ट में भी सीखा हूँ एज ए स्टूडेंट जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। ओके, एंड लास्ट टाइम जब हम पॉडकास्ट हुआ था दैट टाइम मतलब आई थिंक हमने जो जर्नी शेयर करी थी वो काफ़ी स्टूडेंट्स को इंस्पायर करी थी। जैसा ही मैंने फिर आपको कांटेक्ट किया कि लाइक अभी कुछ और चीज़ें ऐड हो सकती है, तो कई लोगों को और हेल्प कर सकती है वो चीज़ें। और लकीली हम सेम सिटी में भी थे, तो शायद तुम आगे और भी बहुत बार देखो कुलदीप को यहाँ, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन एक पॉडकास्ट का एक लेंथ के लिए इतना ताकि आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। तुम सजेस्ट कर सकते हो, लिंक जो भी डिस्क्रिप्शन क्या कमेंट सेक्शन में तुम डाल सकते हो। कभी भी कुलदीप को बुला सकते हो, कुलदीप शायद 15 मिनट दूर ही रहता है मेरे से। तो हम दोबारा भी कर सकते हैं। जब तक अगर किसी स्टूडेंट्स को या किसी भी लाइफ की हमारे पॉइंट से किसी की हेल्प हो रही तो डेफिनेटली वी कैन डू इट। ओके, और हमारा बस एम यही था कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कर पाए, बस इम्पैक्ट ही कर सकते हैं, उसके बाद डिसीजन और सॉल्यूशन तुम्हारा काम है, कर लो जितना ज़्यादा कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइज फॉर बीइंग ओवर हियर। मोमेंटम इज़ अ वीकली पॉडकास्ट, हम हर वीक यहाँ दिखेंगे तुम्हें। इसके अलावा 2 और पॉडकास्ट मैं चला रहा हूँ, चूँकि मेरा इंटरेस्ट है रॉकेट साइंस में, तो मैं स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पॉडकास्ट चलाता हूँ, स्पेस कास्ट, और दूसरा मैं कोमल के साथ जो पॉडकास्ट चलाता हूँ, टॉक एंड फायर। दोनों ही काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, हर वीक हम 1 या 2 पॉडकास्ट अपलोड करते हैं। सारे पॉडकास्ट आशीष रंजन पॉडकास्ट के नाम के अंडर तुम्हें स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट में भी मिल जाएगा, अगर तुम्हें बस ऑडियो सुनना है। कुछ लोग के लिए 2 घंटा लंबा हो जाता है, तो ऑडियो में भी सुन सकते हो। और बाकी हम फिर मिलेंगे। कुलदीप अपने ऑडियंस को बोल लो जो भी बोलना है जाने से पहले। फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि लाइक प्रॉब्लम को डील करना आना चाहिए, जो हमारा समरी था। सेकंड हमें ये कि मतलब इस पॉडकास्ट से अगर आपको कुछ भी चीज़ें सीखने को मिली है तो डेफिनेटली आप मैक्सिमम लोगों को इंस्पायर करो इन चीज़ों से, क्योंकि हम लोग भी ह्यूमन बीइंग ही है। शेयर करो ब्रो, शेयर भी करना ज़रूरी है। या श्योर। एंड बाकी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली है तो अपनी लाइफ में इम्पैक्ट करना है। ऐसा होता है जनरली आपने सुना और 1-2 दिन में आप उसको नहीं कुलदीप, जैसा तुमने बोला ना कि बस टॉपर्स को ही सुनते रहते हैं, मेरा एक नया एजेंडा भी है मोमेंटम पॉडकास्ट के साथ, कि मैं उन लोगों को भी जनरली लाता हूँ जिनका रैंक कुछ आया नहीं। जैसे कि एक 5000 रैंक वाला एक लड़का आया था, बहुत स्ट्रगल किया, 10 साल स्ट्रगल किया, मेरे ही बैच का है, 2016 का पास आउट है, अभी वो IIT रुड़की में PhD कर रहा है, खुश है वो, और वो करना भी यही चाहता है, उसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना था, वो पढ़ रहा है, लेकिन उसे कोई देखेगा नहीं क्योंकि उसके पास रैंक नहीं है। तो मैंने बोला तुम आ जाओ, या हम किसी से भी सीख सकते हैं डेफिनेटली। तो आई थिंक सो कि बाकी अगर आप जैसे मैंने बताया आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों में कनेक्ट होना चाहते हो या किसी भी चीज़ से रिलेट करना हो तो यू कैन कनेक्ट थ्रू दिस, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेफिनेटली मैं तो आपके लिए भी बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिलता है। ओके, एंड आई होप सो कि आगे भी मतलब ऐसी चीज़ें काफ़ी कम लोग आते हैं। मतलब मैं अगर एग्जांपल दूँ कि NGOs का बात करो, इतने सारे जो टॉपर्स होते हैं, इतने सारे टॉपर्स हर साल निकलते हैं, बट बहुत कम ऐसे मेरे बैच में अगर 2-3 लोग निकले होंगे जो रेगुलर कंटिन्यूसली बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। आपका अगर हम बात करें तो आप भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली अलग अलग लेवल पे अलग अलग पर्सन आते हैं। तो एक ये भी एक नोबल वर्क है, हम सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आपकी लाइक पॉडकास्ट से एक्सपीरियंस मिलता है कुछ लोगों का, जिन लोगों को नीड है उनको। अबव ऑल तुम्हें रियलिटी मिलता है। पॉडकास्ट का अनस्क्रिप्टेड होना और बिना किसी कट का होने का रीज़न यही है कि तुम्हें एक रियलिटी मिले, भले कुछ लोगों से। तो ये काफ़ी डेफिनेटली अच्छा वर्क है। मतलब आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे वर्क करें, मोटिवेटेड रहिए और पॉजिटिव रहिए। और मैं ये बोल रहा था कि इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, एक ईमेल आईडी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम हमें रीच आउट कर सकते हो। अगर तुम्हें पता है कि कोई और है जिसका कोई शेयर करना चाहता है कोई आइडिया, तो दैट कैन बी ब्रॉट टू द पॉडकास्ट एज वेल। और योर NGOs आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम कुलदीप। बल्कि मैंने कुछ NGOs को रीच आउट भी किया था, मैंने और कोमल को, कि इफ़ यू नीड सम हेल्प
तो फिर उनके साइड से उतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वो शायद सोशल मीडिया को अभी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना? वो ग्राउंड पे थोड़ा वर्क करने ओके गाइस, वी आर गोइंग टू एंड इट ओवर हेयर. उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आया होगा और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक. थैंक यू, बाय. ओके कुलदीप, कैसा रहा? मेन तो तुमने बोला है, तो तुम तो थक गए होगे. नहीं थके? अच्छा. नहीं, तुम्हारा मोटिवेशन